बच्चे 4 साल डिग्री के चक्कर में वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जो वो सीख रहे हैं उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक हमारे लिए धोखा बन गया है। साहिल अग्रवाल आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की, पर मिशन था नेशन बिल्डिंग का। एक सीकर, रीडर और ट्रैवलर जिन्होंने विजन इंडिया फाउंडेशन शुरू किया और आज ऋषिकूट यूनिवर्सिटी के जरिए बना रहे हैं फ्यूचर लीडर्स जो भारत को नए डायरेक्शन में ले जाए। जो माँ बाप अपने बच्चों को प्रेशर दे रहे हैं आईआईटी में एडमिशन दिलाने का, पहले भी देते थे, आज भी दे रहे हैं सर, उनके लिए क्या मैसेज है? जो लोग हाई स्कूल से पास आउट हैं उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है 15% और जो लोग प्राइमरी स्कूल से पास आउट हैं उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है 3%। मतलब जैसे जैसे हम ज़्यादा पढ़ाई करते जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। आज के दिन में एक पेपर डिग्री की वैल्यू कुछ मेरे ख्याल से बची नहीं है। आज के ज़माने में ना एजुकेशन का असली मकसद क्या है आपके हिसाब से? मेरी आईआईटी की बीटेक की डिग्री है इंजीनियरिंग की। अगर कोई मेरे से आज कुछ पूछ लेगा तो मेरे को वो काम नहीं आता, बट मैं पास हुआ, मेरे को डिग्री मिली है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो करी बट इंजीनियर की तरह कभी काम नहीं किया। क्यों बंदा जॉब करना चाहता है और क्यों बंदा एंटरप्रेन्योर खुद का बिजनेस नहीं करना चाहता? एक माइंडसेट जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है ये कि सबको जॉब के पीछे नहीं भागना चाहिए। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करने से लाइफ सेट होने लगी तो हमारा प्रॉब्लम बहुत पहले ही सॉल्व हो चुका होता। यूएस में अगर हम टॉप 10 यूनिवर्सिटीज की बात करें, टॉप 10 में से 9 यूनिवर्सिटीज आर प्राइवेट नॉन प्रॉफिट यूनिवर्सिटीज। सर आप ना एक 7 करोड़ की स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हो। 7 करोड़ रुपए बहुत बड़ा नंबर है जी। कैसे? तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है कि फाइनेंशियल रीजन के कारण किसी को अच्छी एजुकेशन ना मिले, ये नहीं होना चाहिए। आप तो खुद आईआईटी से पास आउट हो, आपने पहले टाइम में क्रैक कर लिया था क्या? आईआईटी में सेलेक्ट हुए हुए बच्चे हमारे पास आते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि यहाँ का करिकुलम बड़ा इंडस्ट्री फोकस है। तो आईआईटी इज ए मिथ। बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तो सिर्फ ये बेसिक हाइजीन ही पूरी नहीं कर पा रहे कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपकी क्लासेस होंगी। इस कॉन्वर्सेशन को लेकर तो ये लग रहा है कि मतलब आप जैसे जितने भी इंस्टीट्यूट है, कॉलेजेस है, वहाँ पे पढ़ाई भी नहीं करे आदमी। पढ़ाई ना करे तो बेटर है। मैं कह रहा हूँ 4 साल हम वेस्ट कर रहे हैं। आप बताओ कि डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए सबसे बड़ा स्टेप क्या लेना चाहिए? अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा लिखना चाहिए, This episode is sponsored by Countless Chat, built for serious Instagram creators. Automate your Instagram engagement, DMs, comments, and story replies. Everything on autopilot. साहिल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पावरफुल ह्यूमंस शो के अंदर। देखो सर, आज का जो टॉपिक है ना, मैं उसको बहुत डिटेल में कवर करूँगा। और ये टॉपिक है ना, मैं हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, एजुकेशन का जब भी नाम आ जाता है ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और थोड़ा मेरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, क्योंकि मेरे को गुस्सा भी है और प्यार भी बहुत है एजुकेशन से। देखो एजुकेशन सिस्टम सर, आज आपने यूनिवर्सिटी खोली है। इंडिया में क्या ना, एजुकेशन लेवल समान नहीं है सर। देखो क्या होता है कि आज जो मैंने पढ़ाई करी, जो आपने पढ़ाई करी, जो मोहित ने पढ़ाई करी है, जो गांव का बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वो सेम नहीं है। अगर सरकार एजुकेशन को एक बेस लेवल को समान कर दे सबके लिए, तो एक गरीब का बच्चा भी वही एजुकेशन पाएगा जो एक अमीर का बच्चा एजुकेशन पाता है। अब फिर डिपेंड करता है उस बच्चे पे कि भैया उस बच्चे ने को कितनी कैपेबिलिटीज़ है, वो कितना आगे बढ़ना चाहता है। आज किसी को सिर्फ इंग्लिश नहीं आती तो वो बिहार जैसे क्षेत्र से बेंगलोर आके नौकरी करने में कतराता है। मेरे पास कितने ही लोग आते हैं और ये बात बोलते हैं, अभिषेक जी, कि 4-5 साल तो हमको सिर्फ ये सोचने में लग गए कि हमको इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो है ना, हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे और बेंगलोर नहीं जा पाएंगे। फिर हिम्मत जुटा के हम लोग यहाँ पे आते हैं और मैंने सब ऐसे लोगों को हायर करा। मैंने कहा इंग्लिश बोलनी ही नहीं है ऑफिस में। मैं कहा सब हिंदी में बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी भी हिंदी में बात कर रहे हैं, भाषण हिंदी में बात कर रहे हैं, ट्रम्प से हिंदी में बात कर रहे हैं ना, तुम भी हिंदी बोलो और बेहिचक हिंदी बोलो, डरो मत, फिर भी काम कर पाएंगे। तो एक बंदे ने बोला यार सर आप तो इंग्लिश में बात करते हैं। मैंने बोला मैं कभी नहीं करी, मैंने कभी ज़रूरत पड़ती होगी तो करते हैं, बट हम कभी करते नहीं हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन जो सिस्टम है ना, वो समान होना चाहिए। और आप अभी आपने यूनिवर्सिटी खोली तो मैं आपसे काफ़ी सवाल पूछ सकता हूँ कि आपने पैसे के लिए खोली है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए खोली है? वास्तव में आपका एजुकेशन का एक मोटिव है या नहीं है? आप क्या देना चाहते हो, इंडिया को क्या देना चाहते हो, बेहतर इंडिया बनाना चाहते हो, नहीं बनाना चाहते हो? दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है सर कि नर्सरीज में, नर्सरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जाता है, वहाँ के जो टीचर होते हैं ना, उनकी सैलरी होती है 15-20 हज़ार, 25 हज़ार रुपये, और बेस वहीं से मजबूत होता है। मेरी बेटी का एग्जाम्पल लूँ, अगर उसको, हम बेंगलोर रहते हैं तो कनाडा वो पढ़ती है, तो उसको एक बेस मजबूत करने के लिए ऐसी टीचर मिली जिसने उसको पढ़ाया ढंग से, उसका बेस मजबूत हो गया तो आज वो अच्छी बात कर पाती है। पर लाखों करोड़ों बच्चों के साथ क्या हो रहा है, बेस ही मजबूत नहीं हो रहा है। तो 9th-10th क्लास में आते आते तो ऐसा होता है कि यार हम नौकरी करें कि स्विगी जोमेटो में काम करें कि ओला में ड्राइविंग का काम करें, ऐसी हालत हो गई है। अगर एजुकेशन सिस्टम को संभाल नहीं लाया गया तो काम खराब हो सकता है। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट कि भैया अब आप यूनिवर्सिटी में, अब यूनिवर्सिटी आपकी, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि आप देते होगे मोटा पैकेज। तो जहाँ पैकेज हाई होना चाहिए
वहाँ कम है। जहाँ नॉर्मल होना चाहिए, जहाँ पर सब कुछ सेट पढ़ पुढ़ा के आया है बच्चा, वहाँ पे कम होना चाहिए। मतलब एक डिसेंट सैलरी होनी चाहिए। मैं कम ज़्यादा की बात नहीं करता हूँ, बट एक डिसेंट सैलरी होनी चाहिए। तो देखो ये टॉपिक हो जाएगा आज बहुत डिटेल डिस्कशन में। तो साहिल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे भूल चूक माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये देखो सवाल ही ऐसे हैं कि सारी जनता के मन में है। और ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें बड़े कठिन सवाल हमें पूछने चाहिए, तभी जाकर के इस सिस्टम का कुछ होगा। एब्सोल्युटली सर। तो आपसे थोड़ी शुरुआत करते हैं। देखो सब लोग तो ये बात करते हैं कि छोटे मोटे स्टार्टअप करते हैं। आपने स्टार्टअप में एकदम यूनिवर्सिटी खोल दी। आप क्या बहुत अमीर बैकग्राउंड से आते हैं? मेरा बड़ा एक अपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड ऐसा रहा। मेरे पिताजी एक आर्किटेक्ट हैं, हमारा सोनीपत में ही मेरा जन्म हुआ, मेरा बचपन निकला। वहीं पे मेरी स्कूलिंग हुई। तो मेरे पिताजी ने तो अपनी पहली नौकरी 600 रुपये पर मंथ पे करी थी। तो मैं उस तरह के बैकग्राउंड से आता हूँ, और मैंने उनकी जर्नी, उनको एक 600 रुपये की मंथली नौकरी से लेकर के सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर तक बनने की देखी है, और मैं उस माहौल में बड़ा हुआ। तो वहाँ पे एक हमें सब कुछ देखने को भी मिला, ग्राउंड रियलिटी से लेकर के एक समृद्ध परिवार की जर्नी देखने को मिली, और एक फैमिली से एक सपोर्ट मिला कि जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो करो। अब कई लोग पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, मैंने उस बात को थोड़ा सीरियसली ले लिया। तो मैंने एक्चुअल में, मेरा मन था कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ करना चाहिए। तो जिस उम्र में मेरे को यूनिवर्सिटी में पढ़ना होना चाहिए, मुझे कई लोग बोलते तुम्हारी उम्र अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ने की है। राइट। तो उस उम्र में ऐसा एक मौका मिला कि यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो जो आपने बात करी, घूम फिर के जब भी हम एक देश के इश्यूज़ को सॉल्व करने की बात करते हैं, तो आ जाता है फाइनली कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, इसलिए ये सारे इश्यूज़ हैं। फाइनली हम उस इशू पे पहुंच जाते हैं। तो अगर उस इशू पे पहुंचना है तो उसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई मकसद लिया कि आपने ऐसा कुछ घटना घटित हुई आपके साथ में कि नहीं यार, मैं एजुकेशन सिस्टम चेंज करूँगा? क्योंकि मैं तो बता रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लोगों से, तो मेरे दिल में तो दर्द है। आपके दिल में ऐसा कोई दर्द था? कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हुआ ही होगा, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था, कोई पूछता था बड़े होकर क्या बनोगे, मैं कहता था मैं एजुकेशन मिनिस्टर बनूंगा। ओ। तब तो कुछ पता नहीं था आइडिया कि पॉलिटिक्स क्या होता है, मिनिस्टर क्या होता है, बट एक एक अंदर से या तो कुछ पैशन था या एक दर्द था, कुछ था कि मेरे को लगता था एजुकेशन के बारे में कुछ करना है। अब मेरी अपनी एजुकेशन मुझे लगता है ठीक ठाक हुई। स्कूल में मैं अच्छा एक विद्यार्थी था, मैं ट्यूशन गया, ट्यूशन में मैंने अच्छा परफॉर्म किया। उस समय पे था कि अगर आप साइंस में, मैथ्स में अच्छे हो तो आपको जेईई की तैयारी करनी है। मैंने जेईई की तैयारी करी, मैं आईआईटी दिल्ली में पढ़ने गया। वहाँ पे पढ़ने गया तो वहाँ पहुँचने से पहले कितना कुछ होता है। मतलब सब लोग कहते हैं कि यहाँ पहुँच जाओ बस तुम्हारी लाइफ सेट है। वहाँ पहुँच के लगा कि मतलब अब क्या करना है। अब फिर हम बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, क्योंकि हमें तो वहाँ जाने के बाद क्या होगा ये तो कभी किसी ने बताया नहीं। हमें तो बस ये पता था कि वहाँ पहुँच जाओ, बाकी सब लाइफ सेट है। लाइफ सेट हो जाएगी, पर लाइफ कभी सेट नहीं होती। लाइफ तो कभी सेट होती नहीं है। तो वहाँ पहुँचने के बाद लगा कि ये बहुत अच्छा है माहौल, सब कुछ है, इतने अच्छे प्रोफेसर्स हैं, इतने अच्छा हमारा पीयर ग्रुप है, स्पोर्ट्स हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं। बट ये तो कुल मिलाकर के देश के 10,000 लोगों को मिल रही है, हाँ। सारे आईटीज और इस तरह के इंस्टीट्यूशंस मिला करके। तो क्या हमारे पूरे देश में इतने ही लोग इस क्वालिटी के हैं जिनको ऐसी एजुकेशन मिलनी चाहिए? तो कहाँ पे कोई एक मिसमैच है। और फिर वहाँ पे जो एक्सपोजर मिला, तब लगा कि एजुकेशन सिस्टम का कुछ करेंगे तो ही जा करके ये देश जो हमें एक विकसित भारत बनाना है वहाँ तक पहुँच पाएगा, अदरवाइज ये सब एक मिथ रह जाएगा। नहीं तो आप क्या मकसद लेके चले हो? मतलब क्या पढ़ाओगे आप? क्या करोगे ऐसा? मेरा एक फंडामेंटल बिलीफ है, इसमें मैं दो तरह से इसको आंसर करूंगा। एक है कि अगर हमें एक बड़ा स्ट्रांग नेशन बनाना है, बड़ा सक्सेसफुल नेशन बनाना है, तो लेट अस थिंक ऑफ दिस कि ये एक नेशन भी एक स्टार्टअप है, एक बहुत बहुत बड़ा स्टार्टअप है। उस स्टार्टअप को बनाने के लिए हमें उसमें हर चीज़, तरह की चीज़ें सॉल्व करनी है, बट सबसे पहले हमें सॉल्व करना है कि उसका टैलेंट कैसा है उस देश का। अगर एक बहुत ग्रेट कंपनी बनानी है तो हमें ये सॉल्व करना है कि उस कंपनी का टैलेंट कैसा है। सिमिलरली एक ग्रेट नेशन बनाने के लिए उस नेशन का टैलेंट सॉल्व करना है। टैलेंट सॉल्व कैसे होता है? एजुकेशन से सॉल्व होता है। अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है? भारत को अब देखो, 1000 साल हम वॉर्स में, गुलामी में, कॉलोनाइजेशन में रहे हैं, 1000 साल। तो ऐसे में जिस देश को हम कभी एक सोने की चिड़िया कहते थे, वो धीरे धीरे डीके होकर के ऐसी सिचुएशन में थी कि जब हम ब्रिटिशर से आज़ाद हुए तो लोग कहते थे कि ये तो एक नेशन भी नहीं रह पाएंगे, ये तो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे बहुत जल्दी। वहाँ से लेकर के पिछले 75-80 सालों में हम एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचे हैं जहाँ पे दुनिया भारत को एक सक्सेसफुल कंट्री की तरह देखने के लिए तैयार हो रहा है। राइट। अब अगर उसको हमें एक डेवलप्ड नेशन बनाना है तो हमें यहाँ पे अपने टैलेंट सिस्टम को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब यहाँ के जो युवा हैं, जो अब एक भारी मात्रा में कह रहे हैं कि इतने सारे लोग, जनसंख्या हमारी इतनी बड़ी है, अगर उनकी एस्पिरेशंस को हमें पूरा करना है तो उनको एक बहुत हाई क्वालिटी एजुकेशन से लेके जाना पड़ेगा। तो पहला काम तो हमारा यही है कि अच्छी क्वालिटी के इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा संख्या में अवेलेबल होने चाहिए। अब मैं तो एक ही यूनिवर्सिटी चला रहा हूँ, बट इस तरह की 100 यूनिवर्सिटी और बनेंगी तब जा करके भारत में कुछ होगा।
तो एक बात, छोटी सी बात यहाँ करते हैं। देखो, एक तो बात हो गई यूनिवर्सिटी की, एक हो गया बेस मजबूत करना वाला। अगर ज़मीन नींव ही मजबूत नहीं है, तो आप कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाओगे, वो तो भूकंप में गिरेगी ना सर। ठीक बात है। करेक्ट है। तो आप लोग, मतलब अगर आपने ये चाहा है कि अगर एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है, तो बेस मजबूत करने पे क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो आप? आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी बनाने पे क्यों ध्यान दे रहे हो? कि मान लो एक बच्चा सब पढ़-पुढ़ा के आ गया, जिसने भी जो भी उसने पढ़ा आज, फिर आप उसको बोल रहे हो कि अब हम तेरे को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, वो कैसे बनेगा सर? तो अब इसमें भी दो बातें हैं। एक तो है कि काफ़ी सारे लोग एक स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहे हैं, बट आगे जा कर के उनको उनकी वो जो सोच है, जो उनका पैशन है, जो एम्बिशन है, जो उनकी क्वालिटी वो चैनलाइज़ नहीं हो पा रही है। इसलिए बहुत सारे लोग देश छोड़ कर के पढ़ने के लिए या काम करने के लिए बाहर भी जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनका बेस कमज़ोर है। बहुत सारे लोगों का कमज़ोर हो भी रहा है क्योंकि उनको स्कूलिंग की शिक्षा अच्छी नहीं मिल रही, बट काफ़ी लोगों को मिल रही है। और अब जितने भी फ्लॉज़ हैं इंडियन स्कूलिंग सिस्टम में, उसके बावजूद मैं मानता हूँ कि जो हमारा एक नॉर्मल सीबीएसई सिस्टम है, वो बच्चों को एक ठीक-ठाक मेहनत करना, डिसिप्लिन रहना, अ, एक लाइफ में एक आगे कुछ करना है, उसका एक जज़्बा देता है। उसके लिए वो उनको सही तैयार कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी संख्या इतनी बड़ी है, बहुत जगह तक उस तरह के स्कूल्स पहुँचे नहीं हैं, उस तरह के टीचर्स पहुँचे नहीं हैं। उनकी जो कंसंट्रेशन हो रही है, वो या तो मेट्रो सिटीज़ में हो रही है या फिर टियर 2, टियर 3 सिटीज़ तक हो रही है। गाँव-गाँव में उस तरह के स्कूल्स को पहुँचना अपने आप में एक चैलेंज है क्योंकि टीचर वहाँ पे नहीं जाना चाह रहा। अब अगेन ये टैलेंट प्रॉब्लम है। जैसे बहुत हाइली टैलेंटेड लोग देश छोड़ कर के किसी और देश में जाना चाह रहे हैं, वैसे ही गाँव छोड़ कर के शहर में आना चाह रहे हैं। तो ये पूरा एक जर्नी बना हुआ है, पिरामिड बना हुआ है कि गाँव से बड़ा शहर, उस बड़े शहर से बहुत बड़ा शहर, बहुत बड़े शहर से विदेश। ये सिर्फ़ एक टैलेंट का एक मूवमेंट है, जो भी जगह टैलेंट को अट्रैक्ट करती है, टैलेंट वहाँ पे खींचा चला जाता है। तो पहले हमें वो सॉल्व करना पड़ेगा कि अगर हमें स्कूलिंग बेस लेवल पे ठीक करनी है, इसका मतलब अच्छे टीचर्स को वहाँ पे जाकर रहने का फैसिलिटी देनी पड़ेगी। वो गवर्नमेंट का जॉब, वो गवर्नमेंट का काम है। सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, ओवरऑल इकोनॉमी हमारी उस तरह से मूव हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता, धीरे-धीरे हो भी रहा है। राइट। जिस तरह के स्कूल्स में मैं पढ़ा बचपन में और जिस तरह के स्कूल्स अब अवेलेबल हैं सोनीपत में, उसमें बड़ा डिफरेंस है। तो धीरे-धीरे बदलाव आ रहा आपने है। डिफरेंस देखा है उसमें अच्छा खासा? मैं जब स्कूल में पढ़ता था, हमारी मान लीजिए ₹500 के आसपास की फीस होती थी, 60-70 बच्चे क्लास में बैठे होते थे, एक ही तरह की पढ़ाई हो रही होती थी। अब जब देखते हैं तो जो भी प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम में, फिर भी उससे कंपैरिजन में तो अभी बहुत कुछ बदल गया। अब हमारे पास बुक्स बुक्स ठीक से अवेलेबल हैं, हमारे पास रिसोर्सेज़ हैं, टॉयज़ हैं, गेम्स हैं, इससे बच्चा काफ़ी कुछ सीख सकता है। राइट। उस समय पे तो सब एक ही तरह से सिखाया जा रहा था। आज के ज़माने में ना एजुकेशन का असली मकसद क्या है आपके हिसाब से? सिर्फ हाई पेइंग जॉब, गवर्नमेंट जॉब लेने का है, या फिर इससे एक्चुअली कुछ क्रिएशन किया जा अभी सकता देखिए है? सोसाइटी को क्या लगता है? सोसाइटी को लगता है कि स्कूलिंग का सिर्फ़ एक मकसद, सोसाइटी को क्या लगता है कि हमारे बच्चे का कॉलेज अच्छा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। बस यही है, आज भी यही मेंटालिटी, आज से 50 साल पहले भी यही थी, आज भी यही है। सोसाइटी की अगर हम अपने बच्चों को कहीं भेज रहे हैं, मेहनत करवा रहे हैं 9, 10th, 11th, 12th, हम कह रहे हैं भाई बहुत मेहनत करो तुम, तो हमारा उस ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो अच्छे कॉलेज में चला जाए। अच्छे कॉलेज से हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसकी अच्छी जॉब लग जाए। तो ये जो है एजुकेशन सिस्टम ने ये मोटिव नहीं सेट किया, ये सोसाइटी ने एक्सपेक्टेशन सेट करी है कि तुम अगर ऐसा करोगे तो हम अपना बच्चे को तुम्हारे पास भेजेंगे। ऐसी विचारधारा चली आ रही है, मतलब ऐसी विचारधारा ज़्यादा हावी हो गई है। एक नीड भी है। हमारी सोसाइटी अब जिस तरह से मिडिल क्लास हमारी सोसाइटी में स्वेल हो गई, बड़ी हो गई है, सबसे बड़ी संख्या जो है मिडिल क्लास की हो गई। अब उनकी एस्पिरेशन होती है कि अब हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, हमें एक स्टेबल इनकम चाहिए, हमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए। अब जब ये सब चाहिए, तो ये सब तभी आ पाएगी जब उनको एक अच्छी इनकम मिल रही हो। उस इनकम मिलने का जो ज़रिया लोगों के माइंड में सेट हो गया, वो ये है कि गुड स्कूलिंग से गुड कॉलेज से गुड जॉब, ये पूरी सीक्वेंस बन गई है। तो जब वो ऐसा है, तो सारे कॉलेज पब्लिसाइज़ भी यही करते हैं कि हमारे बच्चों की प्लेसमेंट इतने की हुई। सारे स्कूल भी यही बोलते हैं कि हमारे बच्चे इस तरह के कॉलेज में गए। तो कोचिंग सेंटर भी यही बोलते हैं, वो फ़ोटो लगाते हैं, उसमें 50 लोग फ्रंट पेज पे फ़ोटो में होते हैं, आईआईटी, नीट, दिस दैट। तो सोसाइटी को लगता है कि ये कर लेंगे तो हम यहाँ पहुँच जाएँगे, वहाँ पहुँच जाएँगे तो वहाँ पहुँच जाएँगे। तो उसमें एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ नहीं है, वो पूरा सोसाइटी का नैरेटिव ऐसा है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने का तरीका यही है। एक ही तरीका है कि भैया कि कॉलेज, अच्छा कॉलेज मिले, जॉब मिले, आप अच्छी कंपनी में काम करो और पैसे कमाते रहो। और वो जब नहीं मिलता तो हमें फोमो हो जाता है कि कुछ आपको भी लगा होगा ना, जो आप कह भी रहे थे कि आपकी एक एजुकेशन हुई, अब आप बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो, बट उस समय आपको डाउट आता होगा कि मैं तो वहाँ नहीं गया तो मैं कैसे बनूंगा। तो ये एक मिथ है, ऐसा नहीं कि असली में वैसा होता है। इनफैक्ट अगर हम असली में बढ़िया बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखेंगे, सिर्फ मैं स्टार्टअप फाउंडर्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि स्टार्टअप फाउंडर्स जो होते हैं वो वीसी बैक्ड होते हैं, वीसी का एक अपना तरीका होता है उनको जज करने का, इसमें वो बहुत बार उनकी एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हैं। बट जनरली सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो प्रॉफिटेबल बिजनेस चला रहे हैं, वो आपको हर तरह के बैकग्राउंड से आते हुए देखेंगे, एलीट इंस्टीट्यूशन से आते हुए बल्कि कम दिखेंगे। वो वहाँ पे जॉब करते हुए ज़्यादा पाए हो जाएंगे। जी।
अच्छा एक बात होता है, एक रिपोर्ट आई थी, ILO की रिपोर्ट आई थी, मतलब उसमें बताया था लगभग लगभग 30% ग्रेजुएट, हाँ। वो बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिल रही। और आप विश्वास नहीं करोगे, इस पे तो मेरे को बात भी याद आ गई। मैं एक कोवर्किंग स्पेस में, मेरी कंपनी थी, वहाँ पर बीटेक स्टूडेंट्स, BSc स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट अच्छे वाले, वो सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये क्या बात हो, मैंने कहा तू एकदम हट्टा कट्टा जवान बंदा कैसे कैसे जॉब कर रहा है? तो बोलता है सर जॉब मिली नहीं। और इतने लोग बेरोजगार है, तो एक बात बताओ कि इसमें यूनिवर्सिटी, मतलब पढ़ाई तो करी ना उसने, BSc IT करी होगी, BCom करी होगी, इंजीनियरिंग करी होगी, उसने काम पढ़ाई तो करी है, तो उसमें यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है, या फिर स्किल्स नहीं मिल रही है इसलिए काम हो रहा है, या उसका माइंडसेट ही खराब है? अजय ने बड़ी गहरी बात करी है इसकी। अब इसको थोड़ा लेयर बाय लेयर इसको समझते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, इसमें ये 29% के आसपास वो लोग अनएम्प्लॉयड हैं जो ग्रेजुएट्स हैं। इसकी एक बात पीछे चलते हैं, वो ये कहता है कि जो लोग हाई स्कूल से पास आउट हैं उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है 15%, और जो लोग प्राइमरी स्कूल से पास आउट हैं उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है 3%। मतलब जैसे जैसे हम ज़्यादा पढ़ाई करते जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। राइट राइट। प्राइमरी स्कूल के बाद 3%, हाई स्कूल के बाद 15%, ग्रेजुएशन के बाद 29%। हाँ। रिसेंटली एक और रिपोर्ट आई थी कि जो डिलीवरी बॉयज़ हैं उसमें से 1/3 वो ग्रेजुएट्स हैं। यानी ग्रेजुएशन के बाद हम इस तरह के काम कर रहे हैं जो आप कह रहे हो कि कोवर्किंग स्पेस में जाकर के भी हम हर तरह का काम कर रहे हैं। तो डिग्री को हमने फॉर सम रीज़न एक कमोडिटी बना दिया कि आप ये बस ले लो। उसकी वैल्यू कुछ, अब आज के दिन में एक पेपर डिग्री की वैल्यू कुछ मेरे ख्याल से बची नहीं है। जब भी हम किसी को सेलेक्ट करना चाहते हैं, रिक्रूट करना चाहते हैं, हम ये देखते हैं कि उसको असली में आता क्या है, उसको क्या आता है। इसका एक हमने प्रॉक्सी बनाया है कि चलो उसको एक 3-4 साल के प्रोग्राम से निकालते हैं, उसको एक डिग्री देते हैं, उससे सर्टिफाई हो जाएगा कि इसको इतना आता है। बट हमने उस सिस्टम को ऐसा बना दिया कि जो उसको आता है और जो उसको मिल रहा है उसका कोई रिलेशन नहीं है। राइट। क्योंकि हम एग्जाम में वो स्किल्स चेक नहीं कर रहे, हम क्लास में वो स्किल्स प्रोवाइड नहीं कर रहे। जो टीचर उसको वो स्किल दे रहा है वो किसी भी लेवल पे अकाउंटेबल नहीं है कि आपने कह दिया कि ये बच्चा ग्रेजुएट है, किस बेसिस पे ग्रेजुएट है, इसने ऐसा क्या कर लिया। उसने तो आपका एग्जाम पास करा, वो एग्जाम किसने बनाया था, वो आपने बनाया था। उसको वैल्यूएशन इवैल्यूएशन उसको किसने की थी, आपने की थी। तो इस सारे टाइम पे जब आप उसको एडमिशन दे रहे थे, फिर जब आप उसका करिकुलम डिजाइन कर रहे थे, फिर आप उसको पढ़ा रहे थे, फिर आप उसको एग्जाम लेकर के ग्रेड दे रहे थे, फिर आप उसको डिग्री दे रहे थे, इस पूरे प्रोसेस में अगर आपको पता नहीं चला कि वो जॉब नहीं ले पा रहा या उस तरह से सीख नहीं पा रहा, और फिर फाइनली जब उसको जॉब नहीं मिलती तो आप कहते हैं कि जॉब्स अवेलेबल नहीं है या एजुकेशन सिस्टम का दोष है, ये एक्चुअली हमारी क्वालिटी ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग का दोष है। इसमें मैं टीचर्स और बच्चों और यूनिवर्सिटीज़ को सबको मैं इसमें अकाउंटेबल मानता हूँ, क्योंकि बच्चे की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरी लाइफ है ना, तो फाइनली मेरे को सीखना है और मेरे को वहाँ पे पहुँचना है। टीचर की जॉब है कि उसको पढ़ाना है ताकि उसका बच्चा सक्सेसफुल हो। इंस्टीट्यूशन की जॉब है कि मैंने एक कॉलेज खोला है, मैं डिग्री दे रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के लिए रेडी है। अगर ये तीनों लोग ही अपना काम नहीं कर पा रहे और फिर फाइनली हम कह रहे हैं कि 30% अनएम्प्लॉयमेंट है, तो यही लोग तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुए। एक एक जब भी आप कोई मशीन बनाते हो तब उसके अंदर ना एक बड़ा चक्का होता है, फिर छोटा चक्का होता है, फिर छोटा चक्का होता है, मतलब ऐसे बड़ा बड़े बड़े चक्के छोटे ऐसे होता है, राइट? तो 80% किसी, मतलब 80% एक चक्के का काम होगा घूमने का, फिर 40% फिर ऐसे ऐसे घूमेगा, राइट? तो अभी आपने बोला ना आपने भी यूनिवर्सिटी खोली है, तो 80% आपका काम है कि आपको ऐसे टीचर्स हायर करने हैं कि वो अच्छा पढ़ा पाए, आपको ऐसे बच्चों को मतलब इतनी अच्छी एजुकेशन देनी है और उनको ऐसा मोटिवेट करना है कि भैया कि तुम लोग लाइफ में अच्छा हो। तो लास्ट में पार्ट उसका होता है, क्योंकि मैंने बताया ना सेल्फ मोटिवेशन वाले बच्चे निकल जाएंगे, और 99% बच्चे कौन से हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है। उनको ये बताना है कि तुमको ये काम करोगे, ये स्किल करोगे तो ऐसा हो जाएगा। दूसरा जो आपने बात कही कि बच्चे को भैया की पढ़ाई तो करा दी है, बट वो स्विगी जोमेटो में डिलीवरी का काम कर रहा है, राइट? अब वहाँ पे उसके पास ऐसी स्किल, मतलब जो मार्केट में जो जॉब अवेलेबल है, स्किल्ड जॉब, वो स्किल्ड जॉब भी अवेलेबल नहीं है। उसका एक डेटा मैं बताता हूँ सर आपको, इंडिया वर्सेस चाइना, देयर स्टार्टअप रियलिटी चेक, व्हाट इंडियन स्टार्टअप आर डूइंग और व्हाट चाइना स्टार्टअप आर डूइंग। कि इंडियन स्टार्टअप में क्या हो रहा है कि हम 10 मिनट में फूड डिलीवरी ऐप बना रहे हैं, वहाँ पे वो ईवी और बैटरी बैटरी बना रहे हैं जो कि डोमिनेटिंग है। आज अब अगर पूरा डिपेंडेंस हो जाए कि भाई कि हमारी गाड़ी ईवी से चले, बैटरी से चले, तो चाइना पे हमको 100% डिपेंडेंसी है। इंडिया में अभी वो फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे हम शार्क टैंक में दिखा रहे हैं कि फैंसी आइसक्रीम और कुकीज़ बना रहे हैं, वहाँ पे वो लोग सेमीकंडक्टर डिज़ाइन कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग इंस्टा ग्रोसरी डिलीवरी, मतलब इंस्टेंट ग्रोसरी 5 मिनट में आ जाएगा, खाने-पीने पे ध्यान दे रहे हैं। वहाँ पे वो रोबोटिक और ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं। लोग लाइक ऐसा काम करोगे तो आपको स्किल्स लेबर मिल जाएगा ना आराम से। यहाँ पर आप IPL का अगर मैच देखते हो, अगर पूरा इंडिया देखता है, तो हर दूसरा ऐड क्या आता है, तो पान मसाले का आएगा या किसी बेटिंग ऐप का आएगा, और लास्ट में लिखा आएगा
कि ये आपके अपने ध्यान कार्य का अपने हिसाब से खेले, अपने हिसाब से काम करे। इसमें वित्तीय जोखिम है और फुल ऐड भी बनाया जाएगा। वहाँ पे सर ग्लोबल लॉजिस्टिक और ट्रेड पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। यहाँ पे सर रील्स और इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी बना रहे हैं हम लोग। वहाँ पे वो लोग बना रहे हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करो तुम लोग और इसमें अपनी इकोनॉमी बनाओ। इतना बड़ा गैप है बहुत बड़ा मार्केट गैप। में, इस वजह से स्किल्ड लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। क्योंकि अगर बात करें, अगर ऐप की भी बात करें तो 2000 कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होंगे, पर 20,000 वो लोग होंगे जिनको बस इधर उधर रोमिंग अराउंड इधर उधर करना है। हमारी यूनिवर्सिटी के एक डोनर हैं, वो उनका अच्छा एक बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक्स का। वो पहले उन्होंने इंडिया में बनाया, फिर उन्होंने यूएस में बनाया, अब वो यूएस में ही रहते हैं। तो उनसे मैं बात कर रहा था, उनका चाइना का एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है, उन्होंने चाइना को थोड़ा और डीपली समझा है। तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात मेरे को बताई कि जो काम हम एज अ कंपनी कर रहे हैं, चाइना वो काम एज अ कंट्री कर रहा है। हाँ, मतलब क्या वो, मैं पहले बोला एक नेशन को बनाना भी एक स्टार्टअप की तरह है, हाँ, एक बहुत बड़ा स्टार्टअप। तो चाइना ने उस तरह से कुछ अपने फैसले लिए जिसके कारण आज ये सब हम जो डिफरेंस देख रहे हैं इंडियन स्टार्टअप वर्सेस चाइनीज स्टार्टअप, इसमें पूरा बवाल अब देश भर में हो चुका है स्टार्टअप कम्युनिटी में। कुछ मैं आपको ऐसी बात बता दूं, मैंने भी चाइना को थोड़ा सा स्टडी किया, मैं एक स्टूडेंट पब्लिक पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशन का स्टूडेंट रहा हूँ। चाइना ने कुछ 3-4 बड़े इंटरेस्टिंग मिशंस लिए अपनी एजुकेशन को लेकर के, जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। पहला एक उन्होंने इनिशिएटिव लिया जिसका नाम था प्रोजेक्ट 985। ये उन्होंने 1998 में 1998 में प्रोजेक्ट शुरू किया, इसलिए उन्होंने उसका नाम ऐसा दिया। उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस को ग्लोबली बेंचमार्क करेंगे और ग्लोबली बेस्ट बनाएंगे। ये एक उन्होंने टारगेट लिया यूनिवर्सिटीज़ के लिए। सेकंड, उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया 211, जिसका उनका टारगेट था कि हम 100 यूनिवर्सिटीज़ को, चाइनीज़ 100 यूनिवर्सिटीज़ को 21वीं सदी के लिए तैयार करेंगे। मतलब उसके अंदर रिसर्च फैसिलिटीज़, अच्छी फैकल्टी, अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छी फंडिंग, ये सब प्रोवाइड करेंगे। तीसरा, उन्होंने बहुत मज़ेदार एक प्रोजेक्ट लिया जिसका नाम था 1000 टैलेंट्स प्लान, TTP। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जैसे भारत से बहुत सारे साइंटिस्ट और टेक्निकल माइंड के लोग बाहर जा रहे हैं, पर्टिकुलरली यूएस जा रहे हैं, वेस्ट जा रहे हैं, लैब की सर्च में, जॉब्स की सर्च में, इनोवेशन की सर्च में, अच्छा काम वहाँ पे कर रहे हैं। तो ये लगता है कि यहाँ पे तो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वहाँ जा करके बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्होंने एक इकोसिस्टम ऐसा बनाया। तो इसी तरह से चाइना से भी बहुत लोग गए। इनफैक्ट जब हम अमेरिका की किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आज से 3-4 साल पहले, कोविड से पहले तक की ये सिचुएशन बड़ी क्लियर थी कि इंडियंस और चाइनीज़ मेजॉरिटी वहाँ दिखते थे। इंजीनियरिंग स्कूल में अगर किसी में जाएँ हम यूएस में, तो मेजरली चाइनीज़ और इंडियंस दिखते थे, बाकी वहाँ के लोग बड़े कम होते थे। तो चाइना से ही बहुत लोग गए। तो चाइना ने ऐसा प्लान बनाया 1000 टैलेंट्स प्लान, कि हम 1000 लोगों को जो ग्लोबली बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, प्राइमरीली जो चाइना के लोग बाहर जाकर के बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, उनको वापस लेके आएंगे। उनके लिए बाकायदा एक स्कीम बनाई कि आपको 1 या 1.5 करोड़ की स्टार्टअप फंडिंग मिलेगी, आप उसका कुछ भी करो, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपको एक ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा, आपका सब कुछ हम ध्यान रखेंगे, आपको एक टेन्योर्ड यहाँ पे रिसर्च ट्रैक मिलेगी। तो ये देखते-देखते 6-7 हज़ार लोग वहाँ से वापस आ गए, अलग-अलग देशों से, और अब वो चाइनीज़ इनोवेशन में काम कर रहे हैं। उसका नतीजा हुआ है जो आप कह रहे हैं, सेमीकंडक्टर पे काम हो रहा है, ईवी पे काम हो रहा है। मैं कुछ समय पहले चाइना गया था, Xiaomi एक फ़ोन की कंपनी है। यहाँ पे हम बस एक उसको फ़ोन की कंपनी की तरह जानते हैं। मैं वहाँ गया, मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग शोरूम दिखा उनका। मैं अंदर जाके देखा, गाड़ी बना दी, वो ड्रोन्स बना दिए, वो उड़ता हुआ कह रहा हूँ, चलता हुआ वो डॉगी बना दिया, रोबोट। हुआई इंडिया में बैन हो गई, वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। वहाँ गए, उन्होंने ऑटोनोमस व्हीकल बना रखा है अपना। एक कम्युनिकेशन कंपनी, फ़ोन बनाने वाली कंपनी अगर इस तरह की इनोवेशन कर रही है, तो उसके पीछे एक दिमाग लगता है। उस दिमाग और उस टैलेंट के लिए एक इकोसिस्टम क्रिएट किया गया है। अब भारत में उस तरह का एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की ज़रूरत है। जब भी हम ये पूछते हैं कि भारत इनोवेशन क्यों नहीं कर रहा, हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि इनोवेशन करने वाला टैलेंट यहाँ पे क्यों रहे? वो रीज़न्स आप हमें दीजिए, 5 रीज़न्स। अगर वो 5 रीज़न हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है, तो यहाँ पे इनोवेशन ज़रूर होगी। मेरे को लग रहा है साहिल सर आपसे बात करते हुए गवर्नमेंट चेंज कर देते हैं। अगर लोग साथ दे दें तो अपन नई पार्टी की स्थापना कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर ऐसी बात है, क्योंकि आने वाले 10-15 सालों में तो नहीं दिख रहा आपको, हमारी तो ज़िंदगी निकल जाएगी ना सर। हमारी भी ज़िंदगी निकल जाएगी और आने वाले बच्चे की भी ज़िंदगी निकल जाएगी, हम तो नहीं देख पाएंगे। जब नेशन की प्रोग्रेस हो रही होती है, तो हर थोड़े टाइम बाद अलग-अलग मुद्दों से हम डील कर रहे होते हैं। पहले हम एक बेसिक एक्जिस्टेंस से डील कर रहे थे, फिर उसके बाद हम एक सिस्टम हमारा थोड़ा एफिशिएंट हो जाए, उससे डील कर रहे थे, फिर हम एक हमारी इकोनॉमी थोड़ी ग्लोबलाइज़ हो जाए, उससे डील कर रहे थे। अभी पिछले 2000 से लेकर के 2010 तक हम करप्ट ना रहें, उससे डील कर रहे थे। अब जाकर के हम डिजिटाइज़ हो जाएँ, हम एफिशिएंट हो जाएँ, सबको सुविधाएँ मिल जाएँ, उससे डील कर रहे हैं। आई थिंक अब जो नेक्स्ट 10 साल की बात है, भारत के विकास की होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स पे फ़ोकस बात होनी चाहिए कि अगर यहाँ पे बेस्ट लोगों को काम करने का मौका नहीं मिलेगा, तो वो लोग चले जाएँगे, या फिर वो लोग बेस्ट काम कर ही नहीं पाएँगे,
और फिर जो हमारा सपना है विकसित भारत का, वो सिर्फ सपना ही रह जाएगा। मैं अभी एक सीए का इंटरव्यू कर रहा था, तो सीए साहब भी बोल रहे थे कि अभिषेक जी आपको बहुत ज़्यादा ही प्यार है इंडिया से। देखिए आपको 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 जब पैसे कमाने लगोगे, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लगोगे ना, और जिस दिन आपका थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा, उस दिन आपको भी लगेगा कि यार मेरे को जो मैं टैक्स दे रहा हूँ, जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ यहाँ पे, वो मैं शायद बाहर करूँगा तो बेटर है, क्योंकि मेरे को उसका चीज़ें भी मिलेगी वापस। तो इसलिए आप बाहर जाने की बात नहीं करते हो, आप इंडिया में रहने की बात करते हो। मैंने बोला मैं इंडिया में रह के इंडिया को बदलने की बात कर रहा हूँ आज। अगर जनता साथ दे और लिख दे कि भाई नई पार्टी की स्थापना करनी चाहिए, तो फिर कर देंगे इसी नई बात। पार्टी की स्थापना करने की जरूरत नहीं है, सेम पार्टीज के मुद्दे इवॉल्व होते हैं। ये प्रेशर पार्टी पर डालना ये सोसाइटी का काम है। पार्टी क्या करती है? नहीं, नई विचारधारा भी चाहिए ना, पार्टी में नए लोगों की विचारधारा भी चाहिए। नई, अब कितने बार दो में ही खेलते रहेंगे, नए नए स्टार्टअप भी आ रहे हैं। दिल्ली इलेक्शन के बाद रिसेंटली अभी मोदी जी की स्टेटमेंट में ये था कि हमें 1 लाख युवा लोग पॉलिटिक्स में चाहिए। तो नए विचार की जरूरत तो है ही है, हाँ। बल्कि हमारा ही काम है कि हम पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज करें कि अब बात इस इशू पे होनी चाहिए, ना कि उन इश्यूज पे जिन जो सॉल्व हो चुके हैं। एक बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर, उसमें मिलियन मिलियंस व्यूज आते हैं, लोग उसके बारे में सर्च करते हैं। मतलब क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम वास्तव में सिर्फ डिग्री दे रहा है, जो आप ऑलरेडी बता चुके हो, बट फिर भी मैं स्टिल जानना चाहता हूँ कि सिर्फ स्टिल डिग्री दे रहा है, यार सच्ची में रोजगार के लायक भी बना रहा है? अधिकतर तो सिर्फ डिग्री दे रहा है। 99%। हाँ, और मेरा डिग्री पे से विश्वास भी उठता जा रहा है। मतलब जब हम किसी को रिक्रूट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारा भरोसा ही नहीं रहता कि डिग्री सबको, अगर इतने सारे लोगों को बीटेक डिग्री मिल गई तो मैं चेक कैसे करूं कि किसको बीटेक का काम आता है, किसको नहीं आता। और अधिकतर लोगों को नहीं आता, मेरे को खुद नहीं आता। मेरी आईआईटी की बीटेक की डिग्री है इंजीनियरिंग की। अगर कोई मेरे से आज कुछ पूछ लेगा तो मेरे को वो काम नहीं आता, बट मैं पास हुआ, मेरे को डिग्री मिली है। और मैं अपने सारे बैचमेट्स के लिए सेम बात कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे सेक्शन 100 लोगों का, मेरा बच्चों का एक डिपार्टमेंट था, सेक्शन था, जो उसमें से मैं 1 या 2 लोग मेरे को याद हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। बाकी सब लोग दूसरे डोमेन्स में जा चुके हैं और उसी टाइम चले गए थे। उन्होंने कभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो करी, बट इंजीनियर की तरह कभी काम नहीं किया। राइट। तो इसका मतलब जो डिग्री है वो बिल्कुल एक बेस लाइन जैसी बन गई है कि आपका एक सोशल सिंबल है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो तो आपकी शायद शादी नहीं होगी, या आपको शायद जॉब नहीं मिलेगी, या कुछ भी। उसके लिए लोग डिग्री किसी तरह से ले जा रहे हैं, बट आज उस डिग्री की अहमियत कोई खास बची नहीं है, ऐसा मेरे को लगता है। अब हम इंडिया के नंबर्स को देखते हैं। हाँ। हम कहते हैं हम बड़ी यंग कंट्री है। हाँ, कितने 65% से ज़्यादा लोग हमारे जो हैं वो यूथ लोग हैं, मतलब बिलो द एज ऑफ 35। इसमें ऑन एन एवरेज हर वर्ष लगभग 3 करोड़ लोग एडल्ट बन रहे हैं, मतलब 18 की आयु को क्रॉस कर रहे हैं। हर वर्ष 3 करोड़ लोग, बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है। आप अनुमान लगाइए इंडिया की टोटल फॉर्मल इकोनॉमी जिसमें जॉब्स हैं, नंबर ऑफ जॉब्स, फॉर्मल जॉब्स इंडिया कितनी होगी? मेरे ख्याल से फॉर्मल जॉब्स है ना। फॉर्मल जॉब्स, मतलब इनफॉर्मल जॉब्स हम छोड़ दें, जो रिक्शा ड्राइवर इस तरह की हम सारी चीज़ें छोड़ दें। फॉर्मल जॉब्स, ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर मिला करके 30 करोड़ के वहां से मान के चले। 8 करोड़। 8 करोड़ ही है। 8 करोड़ जॉब्स हैं इंडिया में फॉर्मल। 3 करोड़ लोग हर वर्ष एडल्ट में बन रहे हैं। तो आप मिसमैच देख रहे हैं। अब हम आपने आईएलओ की बात करी थी कि इतने सारे लोग जो हैं वो ग्रेजुएशन होने के बाद, रेलवे के एग्जाम होता है। रेलवे के एग्जाम में कितने लोग अपीयर होते हैं? कभी 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ एवरेज। ये कितने जॉब्स के लिए? 1 लाख जॉब। लाख, 1.5 लाख। ये बहुत बड़ा मिसमैच नहीं है? मैं एनालाइज कर रहा था कि किस तरह के, कितने इस तरह के एग्जाम्स हैं। रेलवेज का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, आर्मी का है, बैंक्स का है, पीएसयूज का है। ये सब मिला करके 7 से 8 करोड़ लोग हर वर्ष एग्जाम दे रहे हैं, हर वर्ष। टोटल जॉब्स इस पूरे सेगमेंट में 7 से 8 लाख हैं, ओनली 1%। इतना बड़ा मिसमैच है। तो जो हमारा एक ये बना हुआ है, एक नैरेटिव बना हुआ है कि आप डिग्री करो, डिग्री से जॉब लो, ये जॉब्स के माइंडसेट को ही तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया के साइज पे जब 3 करोड़ लोग हर वर्ष 18 साल की आयु पा रहे हैं, जब टोटल हमारी फॉर्मल इकोनॉमी का साइज 8 से 9 करोड़ जॉब्स है, हम इतने लोगों को जॉब्स दे ही नहीं सकते। बिल्कुल भी नहीं। ये पॉसिबल ही नहीं है। हमारा इकोनॉमिक डिजाइन हमें चेंज करना पड़ेगा, जिसमें जॉब से ज़्यादा जो फोकस है शिफ्ट होकर के आत्मनिर्भरता पे आ रहा है। और पहले की सोसाइटी हमारी, इंडियन सिविलाइजेशन उसी तरह से रही है। हमारे यहाँ एक्चुअल में अगर आप गौर करेंगे तो रोजगार या बेरोजगार का कोई भारतीय मूल भाषाओं में कोई शब्द ही नहीं है। हाँ। क्योंकि यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था एम्प्लॉयमेंट का। यहाँ पे सबको अपना अपना काम करना था। राइट। और अगर हम उस डायरेक्शन में दोबारा नहीं बढ़ेंगे तो हम इतने बड़े पैमाने पे जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकते, जॉब्स दे नहीं सकते, और फिर हमें लगेगा कि हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक डिज़ाइन में, हमारी साइकी में ये घुस गया कि हमें जॉब्स पानी है। ये साइकी तोड़नी पड़ेगी, हमें आत्मनिर्भर बनने की साइकी की ओर जाना ही पड़ेगा। और क्या मेन रीज़न है, आपने क्या समझा, मतलब आपकी पूरी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग अगर मैं लूँ अगर, तो क्यों बंदा जॉब करना चाहता है और क्यों बंदा एंटरप्रेन्योर, क्यों खुद का बिजनेस नहीं करना चाहता? कोई एक बड़ी लर्निंग बताओगे आप? मेरे ख्याल से एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि ये होने से आगे सब चलता रहता है।
अब ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी पिछले कुछ टाइम में जो है ये हिलनी शुरू हुई है जब से एआई का दबदबा हुआ है, क्योंकि अब लोगों को लग रहा है कि ये अभी तो सिक्योरिटी है, ये कब तक रहेगी। पहली बार ऐसा लगना शुरू हुआ है, क्योंकि इससे पहले तो हमें लग रहा था कि मैं हूँ तो ये नहीं, इस कंपनी में नहीं रहूँगा तो इस कंपनी में रहूँगा, इस कंपनी में नहीं तो कंट्री चेंज कर लूँगा, बट आई विल बी देयर, जॉब्स रहेगी। अब जो लोग थोड़ा और सोच रहे हैं उनको लग रहा है कि शायद जॉब्स ही ना रहे, या रहे तो शायद मैं उसके लिए केपेबल ही ना रहूँ, या वो जॉब्स भी रहे और मैं केपेबल भी रहूँ बट वो मेरे सर्कमस्टांसेस, मतलब वो जॉब्स इस कंट्री में क्रिएट ना हो सकता है, वो जॉब चाइना में क्रिएट हो। तो जब अब ऐसा लगने लगा है तो पैरेलली स्टार्टअप्स और बिजनेस की तरफ रुझान बढ़ा है। इसको हमें बहुत ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा। हमने एक गलती ये कर दी कि हमने स्टार्टअप्स को ओवर ग्लैमराइज कर दिया, तो हमें लगता है कि जो बाकी काम है वो स्टार्टअप नहीं है या वो अच्छा नहीं है। सिर्फ जब मैं एक जाकर के वीसी को पिच देता हूँ, मेरे को कुछ फंडिंग मिलती है, वो एक बढ़िया काम है। बाकी जो ट्रेडिशनल बिजनेस जिसको बोलते थे वो अच्छा काम नहीं है। उसके कारण से इतने सारे लोग अपना कोर बिजनेस लाइन, फैमिली लाइन छोड़ करके जॉब्स की तरफ जा रहे हैं। राइट। स्टार्टअप नहीं करना चाह रहे वो, क्योंकि स्टार्टअप शायद करने के लिए उनको उतना जितना पैशन होना चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, वैसी नहीं है। बट वो अपना बेसिक काम भी नहीं करना चाह रहे हैं। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको बताया जब मैं कॉलेज में था तो मेरा माइंड में ऐसे चलता रहता था कि कुछ करना पड़ेगा एजुकेशन के लिए भी, देश के लिए भी। तो हम ना हर सेमेस्टर के बाद जब छुट्टियां होती थी तो अलग अलग गाँव में जाते थे जस्ट टू एक्सप्लोर हाँ। कि सोसाइटी क्या सोच रही है। हम उत्तर प्रदेश के गाँव में गए, हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, यूथ होंगे वो 20-22 साल का हमें बंदा मिला गाँव में। हमने पूछा भाई तुम क्या करते हो? उसने कहा मैं कुछ नहीं करता। तो हम बड़े दंग, मतलब ऐसा कैसे होता है कि कोई कुछ नहीं करता, कुछ तो करेगा। मतलब कोई रिक्शा चलाएगा, कोई खाना बनाएगा, कोई कुछ तो करेगा। उसका जवाब था मैं कुछ नहीं करता। फिर हमने दोबारा पूछा भाई कुछ तो करते होगे? तो बस खेती वेती करता हूँ। तो उसके लिए खेती करना इज इक्वल टू कुछ नहीं करना। हाँ। ये एक माइंडसेट है। सिमिलरली अगर आप दुकान वालों से पूछेंगे, उनकी नेक्स्ट जनरेशन से, उनको लगता है कि मैं दुकान चला रहा हूँ मतलब मैं कुछ नहीं करता। तो जो हमारी कोर बिजनेस लाइंस थी वो हमें लगता है ये कुछ नहीं है, मतलब खेती करना कुछ नहीं है, एग्रीकल्चर इनकम कुछ नहीं है, दुकान की इनकम कुछ नहीं है। बट हमें रेलवे के एग्जाम के लिए तैयार होना है, वो कर रहा हूँ। बैंकिंग की तैयारी करनी है। तो हमारा इतना बड़ा मिसमैच हो गया, इसके हमारा एक माइंडसेट बना है। इस नैरेटिव को चेंज करना, इस माइंडसेट को, इस साइकी को चेंज करना, ये एक बड़ा काम है, ताकि आने वाले यूथ ये ना कहें कि हम 8 करोड़ लोग जो हैं वो एक एग्जाम की तैयारी करेंगे। यूपीएससी, कितने लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कितने लोग बैंक्स की तैयारी करते हैं। उसके बजाय हम अपना जो प्रोडक्टिव टाइम है वो कुछ ऐसी चीज़ में लगाएंगे जो या तो हमारी ट्रेडिशन में हमारे को अवेलेबल है। मतलब अगर कोई दुकान अवेलेबल है तो ज़रूरी नहीं है कि हम उस दुकान को ही चलाते रहें, उसको बड़ा कर सकते हैं, उसका कुछ और कर सकते हैं। उस फाइनेंशियल कुशन, हर एक को तो वो फाइनेंशियल कुशन मिलता नहीं है, जिसको मिला हुआ है उसको यूज़ करके उसको कुछ बढ़ा सकता है। वैसा नैरेटिव हमें बनाना पड़ेगा। मैं तो ऑडियंस से बात करता हूँ और ऑडियंस के पेरेंट्स से बात करता हूँ। अगर कोई बच्चा कुछ करना चाह रहा हो तो नहीं कर पा रहा हो तो ये जो पॉडकास्ट है ना, अपने पेरेंट्स को फॉरवर्ड कर देना। क्योंकि हम जो डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं ना एजुकेशन सिस्टम को लेके, अपने माइंडसेट को लेके, देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं हम, तो इस पॉडकास्ट को आप ध्यान से सुनना ताकि आपको समझ में आए कि माइंडसेट को चेंज कैसे करना है, शिफ्ट कैसे लाना है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर आप 10 लोगों की ज़िंदगी भी चेंज हो गई ना, तो हमारा पॉडकास्ट करना सफल हो जाएगा सर। एक बात और चल रही है अभी, सबसे ज़्यादा पेरेंट्स से भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि सब बच्चों का एडमिशन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में कराना चाहते हैं। अरे यार, एक बार गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया ना मेरे बच्चे का, फिर तो उसकी लाइफ सेट है। ये हमें ये माइंडसेट ही तोड़ना पड़ेगा कि लाइफ सेट कभी नहीं होती। और चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करने से लाइफ सेट होने लगी तो हमारा प्रॉब्लम बहुत पहले ही सॉल्व हो चुका होता। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का क्रेज़ सबसे ज़्यादा इसलिए रहता है, एक तो मेन रीज़न है कि वो बहुत अफोर्डेबल होती हैं। क्योंकि मैं जब आईटी गया तब हमारी मेरे ख्याल में फ़ीस 50-60 हज़ार रुपए साल की थी शायद, मेरे को एग्ज़ैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा है अभी। हमें ये बताया जाता था कि हम पे पर स्टूडेंट एक्सपेंस लगभग 10 लाख रुपए हो रहा है, जो टैक्स पेयर्स मनी से आ रहा है। 10 लाख रुपीज़ पर स्टूडेंट पर ईयर, ये हमारे ऊपर खर्चा था। हमारी जो फीस थी वो उसकी 1/10 भी नहीं थी। तो जब उतनी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन हो रही है उसका खर्चा तो उतना ही है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में खर्चा कम हो रहा है, हमारा खर्चा कम हो रहा है, बट ओवरऑल सिस्टम का तो खर्चा है ही। तो वो अफोर्डेबिलिटी के कारण लोगों को है कि हम गवर्नमेंट नेचुरल है, इतनी सारी फीस अफोर्ड करने के लिए बहुत ही कम लोग भारत में, मतलब मेरे ख्याल से 1-2% फैमिलीज उस तरह की होंगी जो उस तरह की फीस अफोर्ड कर सकती है। बाकी लोग को लगता है कि हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की तैयारी करें। दूसरा है कि एक अभी भी हमारे माइंड में एक साइकी में है कि प्राइवेट मतलब चोर। वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे पूरा बना, हमारा पूरा एक सोशलिस्ट रेजीम रहा। अब धीरे धीरे
जैसे जैसे इकोनॉमी ग्लोबलाइज हो चुकी है, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बिजनेस आ रहे हैं, तो लोगों को लगने लगा है कि प्राइवेट इज नॉट इक्वल टू चोर। पहले तो विलन का पर्सनैलिटी, मतलब मैं एक बनिया फैमिली से आता हूँ, तो एक एक मेल बनिया वाज इक्वेटेड टू सम काइंड ऑफ अ चोर। ऐसा हुआ ये तो है कुछ। ये तो सुना था मैंने कि एक्सप्लोर करने वाला ये तो सुना था मैंने कि भैया बनियों का दिमाग पैसों में लगता है। बड़ी आपने थोड़ा स्टेटमेंट को और बड़ा बताया। तो अभी वो माइंडसेट थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है कि यार हमें इकोनॉमी को ग्रो करना है, हमें वेल्थ क्रिएट करनी है, हमें वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो इस सब के लिए मेहनत लगती है, काम करना पड़ता है। अब वो माइंडसेट आ रहा है कि हाँ, प्राइवेट इज नॉट इक्वल टू चोर। और क्या, अभी धीरे धीरे प्राइवेट एजुकेशन में बड़ी इनोवेशंस हुई हैं। हम खुद एक प्राइवेट एजुकेशन है, बल्कि जिस तरह से हम पढ़ाई करवाते हैं, कभी कभी लोगों को लगता है कि हमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन देंगे, मतलब क्योंकि हम बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, हम बच्चों को एक होलिस्टिक एजुकेशन की वो देते हैं। हमारे एक बहुत बड़ा बोर्ड है, हमारे बोर्ड के जो चांसलर हैं वो खुद एक पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, कई वर्षों तक वो मिनिस्टर रहे हैं। तो जब ऐसा होता है, लोगों को एक लगता है कि हम एक ऑफिशियल, एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी नहीं, बट हम एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, हम एक नॉन प्रॉफिट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और हमारी एजुकेशन और इस तरह के कुछ और इंस्टीट्यूशंस की एजुकेशन देख करके मैं बड़ी कॉन्फिडेंट हो गया हूँ कि ये इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को भी पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि हम बहुत तेज़ी से इनोवेट कर रहे हैं। आपने बात करी नॉन प्रॉफिट। जी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब आप देखिए, विश्व में हमें यूएस की बात करते हैं, यूएस की शिक्षा हमारे लिए सबसे एक आइडियल शिक्षा मानी जाती है। भारत में आप कह रहे हैं, भारत में देखा जाता है कि अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़, मतलब सरकारी यूनिवर्सिटी, ठीक है, मतलब IITs, NLUs, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सब। यूएस में अगर हम टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, टॉप 10 में से 9 यूनिवर्सिटीज़ आर प्राइवेट नॉन प्रॉफिट यूनिवर्सिटीज़। 9 आउट ऑफ टॉप 10। हार्वर्ड, प्रिंसटन, येल, कोलंबिया, यूपेन, ये सारी की सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। केवल एक जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली, UCB, टॉप 10 में से सिर्फ ये इकलौती पब्लिक यूनिवर्सिटी है। हमें यहाँ पे एक माइंड में है कि प्राइवेट मतलब ये इंफीरियर है, ये गलत है। राइट। तो हमारे को एक साइकी में जो है, सोशल साइकी में ये लेके आना होगा कि प्राइवेट इज़ नॉट इक्वल टू बैड। इनफैक्ट जितनी भी दुनिया भर में बढ़िया चीज़ें हो रही हैं, इनोवेशन हो रही है, वेल्थ क्रिएशन हो रही है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, उसमें प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल है। मैं गवर्नेंस को लेकर के मैं उस विचार से आता हूँ कि गवर्नमेंट शुड बी मिनिमम। सेम। तो जब गवर्नमेंट मिनिमम होगी तो गवर्नमेंट का ये काम नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको इसमें बड़ा अच्छा एक थॉट एक्सपेरिमेंट बताता हूँ कि ऐसा एक एजुकेशन को किस तरह से देखा जा सकता है। स्कूलिंग में आपने बात करी, स्कूलिंग का बेस बहुत कमज़ोर है। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और गवर्नमेंट स्कूल के बारे में ही ये बात सबसे ज़्यादा कही जाती है कि ये बड़ा एक कमज़ोर बेस तैयार हो रहा है, और जो भी अफोर्ड कर सकता है वो अपने बच्चे को प्राइवेट एजुकेशन में भेजता है। इसका एक मतलब क्लियर हो गया कि अगर मैं पैसा दे सकता हूँ तो मैं प्रेफर करूँगा कि मेरा बच्चा प्राइवेट में चला जाए, गवर्नमेंट में ना जाए। स्कूलिंग में, हाँ, हायर एजुकेशन में ऐसा नहीं होता, तो उस पर हम आएंगे। स्कूल शिक्षा में ऑन एन एवरेज भारत सरकार एक बच्चे पे, भारत सरकार, स्टेट सरकार सब मिल करके एक बच्चे पर ईयर 50,000 रुपये का खर्चा कर रहे हैं। 50,000 रुपये का बच्चों के लिए वो फ्री एजुकेशन है। लगभग जो डिसेंट प्राइवेट एजुकेशन है, स्कूल्स जो हैं, उनका भी 50, 60, 70,000 में एक अच्छे बजट स्कूल का फीस स्ट्रक्चर होता है। तो अब एक्सपेरिमेंट ये है कि अगर सरकार कहे कि हम स्कूल नहीं चलाएंगे, हम बच्चों को 50,000 रुपये दे देंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। मोदी जी करते जा रहे हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करते तो सोचिए क्या बदलाव आएगा स्कूल एजुकेशन में। मतलब एक गाँव का गरीब बच्चा उस पैसे से उस स्कूल में एडमिशन लेगा जो स्कूल उसको लग रहा है कि ये ठीक है। कितना अच्छा हेल्दी कंपटीशन स्कूल्स के बीच में क्रिएट होगा कि अब मेरे को ये नहीं है कि मेरे को इसी स्कूल में जाना है, क्योंकि मेरे को तो पैसा मिल नहीं रहा। मेरे को तो जो भी स्कूल सबसे मेरे पास है, जहाँ पे मेरे को पैसा ना देना पड़े, सिर्फ वही मेरे लिए एक्सेसिबल है और कुछ है ही नहीं। इससे नए स्कूल कितने क्रिएट होंगे, क्योंकि अब जो वो मनी है वो सीधा जनता की पॉकेट में है, और हम उस पर सिस्टम लगा सकते हैं कि इसको आप और कहीं यूज़ नहीं कर सकते, ये सिर्फ स्कूल में फीस देने के लिए है, वाउचर सिस्टम की तरह। मतलब इट्स नॉट एक्चुअल कैश, हाँ, इट्स अ स्कूल वाउचर। तो जब ये वाउचर सिस्टम आ जाएगा तो एक तो गवर्नमेंट के सिस्टम में जो इनएफिशिएंसीज हैं इतने सारे स्कूल चलाने की, वो खत्म हो जाएंगी। बच्चों को एक बहुत बड़ी चॉइस मिल जाएगी, और उस चॉइस के कारण सारे स्कूल्स के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन हो जाएगा कि अगर हम अच्छे होंगे तो बच्चे हमारे पास आएंगे स्कूल्स में। मान लीजिए अगर हम ये यूनिवर्सिटी में कर दें, अभी रिसेंटली हम हरियाणा में चलाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी। वहाँ की एक न्यूज़ थी कि हरियाणा की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ 20 या 22 हरियाणा में सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं स्टेट गवर्नमेंट की, उनके ऊपर लगभग 6,000 करोड़ का लोन इकट्ठा हो गया सरकार से ही, क्योंकि सरकार ने कहा कि हम आपको जो अभी तक ग्रांट दे रहे थे, ग्रांट की जगह उसको लोन में कन्वर्ट करेंगे ताकि आप उसको रीजनरेट करके वापस हमें दो, नहीं तो इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा। तो
इसका मतलब उन यूनिवर्सिटीज़ की भी पढ़ाई की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। राइट। अब बच्चे दे रहे होंगे शायद 20-25-30 हज़ार रुपये फीस, बट बच्चों पे जो खर्चा हो रहा होगा वो 3-4-5 लाख रुपए साल का हो रहा होगा। राइट। यही सिस्टम अगर हमने हायर एजुकेशन में भी कर दिया कि अगर आपका सिलेक्शन एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए हो गया है, पूरा मेरिट बेस्ड होगा, सीयूईटी का एग्जाम हुआ या कोई भी एग्जाम हुआ, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन, अगर आपको सीट मिल गई है तो आपको वाउचर मिल जाएगा। उस वाउचर से आप कौन सी सीट लेना चाह रहे हो ये आपके और उस कॉलेज के बीच में है। क्या बढ़िया एक कंपटीशन क्रिएट होगा अमंग यूनिवर्सिटीज। ये हो रहा है या ये हो नहीं रहा है, ये होना ये चाहिए, होना पर इसको होने के लिए हमारे को सोसाइटी का माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि प्राइवेट इज इक्वल टू गुड। राइट। अगर माइंडसेट ये रहेगा कि ये तो हमारा पैसा लेके भाग जाएंगे, तो फिर ये कभी होगा भी नहीं। नहीं होगा। क्या बढ़िया सिस्टम बताया सर, मतलब अगर वास्तव में अगर क्योंकि इतना पैसा खर्चा हो रहा है, पर प्राइवेटाइजेशन पे गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि वो बोलते हैं ना कि दबाव बना रहना चाहिए, कि कुछ कंट्रोल हमारे आगे भी रहना चाहिए, पर गवर्नमेंट को वास्तव में कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जब वो दबाव बना रहेगा तो फिर वैसा ही होगा जैसा हो रहा है। अच्छा, आपने ये ना एक बहुत बढ़िया बात बोली थी लाइव सेट वाली, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल शेयर कर देता हूँ कि सब लोग रिलेट भी कर लेना इजीली, कि लाइव जो सेट होती है वो कभी सेट नहीं होती है। मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ कि मैंने 35,000 कमाना चालू किया, तो मैंने सोचा हमेशा के बाद लाइफ सेट हो गई, मजा आ गया। मेरे पास थोड़ी सी जरूरत पड़ी, गाड़ी ले लेते हैं, तो ईएमआई है 10-11 हज़ार रुपये। मैंने कहा 45 हो जाएगी तो लाइफ सेट हो जाएगी, तो 45 हो गई। थोड़ी सी साल निकले और मैंने कहा यार थोड़ा हल्का सी और बढ़ जाएगा तो ठीक रहेगा, तो 45 से मैंने कहा 65 हो जाएगी। अब तो अभिषेक के पास अब तो लाइफ सेट है कि बच्चे भी हो गई, बीवी भी है, घर में भी रह रहे, लाइफ सेट। 65 लाइफ सेट नहीं हुई। ऐसे करते करते फिर 85 भी लाइफ सेट नहीं हुई। 1 लाख भी, 1 लाख पे लाइफ सेट नहीं हुई, फिर और बड़ी तो उसमें भी सेट नहीं हुई। आज भी लगता है कि सेट नहीं हुई। तो लाइफ एक प्रोसेस है, मतलब कभी सेट नहीं हो सकती, आपको निरंतर काम करते रहना पड़ेगा, बढ़ते रहना पड़ेगा। आप ऐसे बोल दो कि भैया मैं आज 10 करोड़ रुपए कमा लूँ, जो बहुत लोग ध्यान देके जाते हैं कि भैया 10 करोड़ रुपए विल बी सफिशिएंट फॉर यू, या 5 करोड़ रुपए विल बी सफिशिएंट फॉर यू, वो कभी फॉर्मूला काम कर ही नहीं सकता। कभी नहीं कर सकता। और इसीलिए जो हमारा एक गवर्नमेंट जॉब का माइंडसेट है वो तोड़ना इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें ऐसा लगता है कि वो हो गया तो लाइफ सेट है, और लोग वहाँ पे जा भी इसलिए रहे हैं क्योंकि वो जॉब कभी चेंज नहीं होने वाली। बट ये हमारा अभी का सिस्टम है जिसमें इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं। आने वाले सिस्टम में इतनी गवर्नमेंट जॉब रहे ना रहे इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो इस भरोसे कि ये गवर्नमेंट जॉब हमारी 60 तक की रिटायरमेंट तक चलेगी, ये सोच करके हम अपनी लाइफ की डिसीजंस ना लें। युवा आयु में हम ये सोच के डिसीजंस लें कि मेरे को निरंतर मेहनत करके आगे बढ़ते रहना है, तो मेरे को क्या करना होगा। राइट। अच्छा ये बताओ ना, आपकी कंपनी का ऋषिहुड, ऋषिहुड यूनिवर्सिटी ऋषिहुड क्यों रखा है? मेरा मेरी अपब्रिंगिंग जो है, घर का माहौल और कॉलेज में जो मेरे को मेंटरशिप वगैरह मिली, वो उसमें बड़ा एक स्पिरिचुअल काइंड का एक स्पिरिचुअल माहौल था। तो उसमें स्वामी विवेकानंद को पढ़ने का मौका मिला। तो जब हम यूनिवर्सिटी बनाने के बड़े इनिशियल स्टेजेस में थे, तब एक पॉइंट ऐसा आ गया कि हमें गूगल मैप पे लोकेशन डालनी थी कि ये क्या है। तब तक हमारे माइंड में उसका नाम था यूनिवर्सिटी। अब अगर गूगल पे डालना है तो उसके असली नाम भी डालना पड़ेगा, तो हमने नाम खोजने शुरू किए। उस समय पे मैं स्वामी विवेकानंद के कंप्लीट वर्क्स पढ़ रहा था, तो वहाँ सडनली एक वो निकल के आता है वर्ड ऋषिहुड। ये स्वामी विवेकानंद ने कॉइन किया है इसको, मतलब एक संस्कृत और इंग्लिश का एक कॉम्बिनेशन है ये ऋषिहुड। ऋषिहुड। ऋषिहुड यानी स्टेट ऑफ बीइंग अ ऋषि, जैसे चाइल्डहुड, मदरहुड, ऐसे ऋषिहुड, ऋषि बनने की अवस्था। तो स्वामी जी कहते हैं कि अल्टीमेटली हम सबका लाइफ का पर्पस ये है कि हम उस स्टेट तक पहुंचे, और उसकी जर्नी जो है वो है अप्रोचिंग ऋषिहुड। तो वहाँ से हमने ये नाम लिया। और वो कहते हैं कि हमारी समाज के जो लीडर्स हैं, हमने कभी अपने राजाओं को सबसे इंपॉर्टेंट अपना लीडर नहीं माना। हमारे लिए लीडर्स हमेशा ऋषिस थे। वो ऋषि परंपरा की इंपॉर्टेंस को हमें पुनर्स्थापित करना है। तो ये क्या विचारधारा है, मतलब आपकी, मतलब क्या विचारधारा, मतलब क्या एक टैगलाइन होगी ना कि मेरी ये टैगलाइन है परमानेंट, कि ये ऐसे ही चलेंगे? जैसे एक बहुत बढ़िया बंदा हुए थे जिन्होंने विपासना मेडिटेशन सेंटर गोयंका बनाया जी, था। हाँ जी। हाँ, तो ना तो उन्होंने कोई मार्केटिंग करी, आज भी वो उसी प्रोसेस, उसी फिलोसफी के साथ चल रही। तो आपकी क्या विचारधारा है? तो भारत एक प्राचीन और एक अपने आप में एक अनोखा राष्ट्र है। उसकी एक कुछ सिविलाइजेशनल वैल्यूज है, उसकी एक अपनी सिविलाइजेशनल डेस्टिनी है। मतलब हमारा एक पास्ट है जिसको मैं पर्सनली और बहुत सारे लोग, हमारे जैसे लोग, उसको बड़ा वैल्यू करते हैं। हमें लगता है कि इसमें कुछ ऐसी बात है जो विश्व में और कहीं नहीं मिल पाती, वैल्यू सिस्टम। और हमारी एक डेस्टिनी है, एक विश्व बंधु अभी बोलते हैं, विश्व गुरु कुछ लोग बोलते हैं, पूरी दुनिया को एक स्पिरिचुअल, एक वैल्यू सिस्टम, एक लाइफस्टाइल दिखाना, ये हमारी एक डेस्टिनी है। उसको पूरा करना है तो हमारे को उस तरह के लीडर्स क्रिएट करने पड़ेंगे आज के समय पे। पर ऐसा नहीं कि ये कभी पूरा हुआ नहीं है। तो हमारी एक टैगलाइन हम यूज़ करते हैं, रीबिल्डिंग तक्षशिला इन द 21st सेंचुरी। 2000 साल पहले भारत एक
महान राष्ट्र था, लगभग दुनिया का 25% इकोनॉमी भारत के पास थी। उस समय पे भारत में बहुत सारे विश्वविद्यालय होते थे, इंस्टीट्यूशंस होते थे। वहाँ पे सिर्फ भारत के नहीं, दुनिया भर के लोग आकर के पढ़ाई करते थे। तो जब भारत महान था तब भारत के इंस्टीट्यूशंस भी महान थे। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। वहाँ पे एक चाणक्य एक बड़े स्कॉलर हुए, स्ट्रेटेजिस्ट हुए, किंग मेकर हुए, उनके अलग अलग टाइटल्स हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बच्चे को आइडेंटिफाई किया कि ये बच्चा मेरे को लग रहा है इंटेलिजेंट, बड़ा स्मार्ट, इसको राजा बनाएंगे। उसको लेकर आगे इंस्टीट्यूशन में उसकी ट्रेनिंग करी। मतलब कितना फोकस चाणक्य का कि एक इंडिविजुअल मैन मेकिंग पे इसको ट्रेन करना है। आज के एजुकेशन सिस्टम में भी वो शार्प लेजर फोकस ज़रूरत है कि स्टूडेंट को ट्रेन करना है, मैन मेकिंग पे बहुत एम्फेसिस करना है। उन्होंने पूरा अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा कि एक अच्छी स्टेट कैसे गवर्न होती है, बहुत डिटेल में उन्होंने पूरी उसमें स्टेट क्राफ्ट, टैक्सेशन, ट्रेजरी, सब चीज़ों पे, पुलिसिंग, सब पे बात करी उन्होंने। दूसरा एग्जाम्पल तक्षशिला से आयुर्वेद, पूरा का पूरा आयुर्वेद का जो सिस्टम है वो वहाँ पे डेवलप हुआ, जिसको आज भी हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में एक सबसे अच्छा सिस्टम ग्लोबली मान सकते हैं। तो इस तरह के काम जब वहाँ पे हो रहे थे तो ये था कि अपने सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ के बेसिस पे जो जैसा समाज हम देखना चाहते हैं, जैसा सिस्टम हम देखना चाहते हैं, वो पूरा बनाने का तरीका था। हमने इस प्रोसेस को ब्रेक डाउन किया। मैं थोड़ी डिटेल में जा रहा हूँ, शायद ऑडियंस को थोड़ा बोरिंग लगेगा, बट इसका हमारा एक 3 स्टेप प्रोसेस है एक नेशन को बिल्ड करने का। पहला है व्यक्ति, यानी हमें फ्यूचर लीडर्स पे इन्वेस्ट करना है। जैसे हम फ्यूचर स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट करते हैं, फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करते हैं, वैसे फ्यूचर लीडर्स पे भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, बहुत टाइम एंड मनी। तो वो है व्यक्ति। जब वो व्यक्ति आगे चलेंगे, लीडर्स बनेंगे, तो सेकंड स्टेप आएगा विचार, यानी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। जैसे हम अभी एजुकेशन के सॉल्यूशंस की डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसे तमाम हर तरह के इश्यूज़ के सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। बैंकिंग में, हेल्थ केयर में, टेक्नोलॉजी में, पब्लिक पॉलिसी में, लॉ में, हर जगह। तो व्यक्ति से निकलेगा विचार, और उस विचार से बनेगी व्यवस्था। व्यवस्था यानी पूरा सिस्टम। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है कि ऋषिहुड अपने आप में एक एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कर रहा है, बट एजुकेशन सिस्टम में वो बात नहीं कही है। वो अब हमारा आगे का काम होगा कि पहले हम बहुत अच्छा व्यक्ति तैयार करें, तो उससे होगा कि हम ऐसा पढ़ाते हैं तो ऐसा पढ़ाना चाहिए, वो एक सोल्यूशन तैयार होगा, विचार। और ऐसा पढ़ाना चाहिए तो कौन सा सिस्टम हो जिससे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज उस तरह से पढ़ा पाएंगी, वो है व्यवस्था। बहुत बढ़िया सर। तो ये व्यक्ति, विचार, व्यवस्था, ये एक हमारी थ्योरी ऑफ चेंज है कि अगर हम ये प्रोसेस थोड़े टाइम तक लगातार करते रहेंगे, 10, 15, 20 साल, तो अब जाकर के बन जाएगा विकसित भारत। बहुत बढ़िया सर। आप ना एक 7 करोड़ की स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हो। 7 करोड़ रुपए, जी। बहुत बड़ा नंबर है। कैसे है? तो मैंने आपको बताया कि हम एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, तो किसी का ऐसा है नहीं कि हमें वहाँ से कुछ कमाई करनी है। सब लोग एक सेवा भाव से उसमें लगे हुए हैं, और भारत का टैलेंट जो है वो क्रॉस सेक्शनल है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ जो वेल ऑफ फैमिलीज हैं उसके पास बढ़िया टैलेंट है, बाकियों के पास नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास एक पैशन है, हंगर है कि कुछ करना है, बट फाइनेंशियल मीन्स नहीं है। तो ऐसे बच्चों को भी सपोर्ट करना, ये हमारा काम है। तो उसके लिए हम डोनर्स के पास जाते हैं, हम डोनर से स्कॉलरशिप्स के लिए फंड्स रिक्वेस्ट करते हैं, डोनर्स हमें वो फंड्स देते हैं, और फिर हम एक मेरिट लिस्ट में आते हैं कि इन बच्चों का बैकग्राउंड चाहे कैसा भी हो, इनको आर्थिक सहयोग हम प्रोवाइड करेंगे। तो वो अमाउंट, अभी जो पूल है स्कॉलरशिप का, वो 7 करोड़ रुपए का पूल है। हर साल वो पूल बढ़ता रहता है क्योंकि नए नए बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी में एनरोल होते हैं। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है कि फाइनेंशियल रीजंस के कारण किसी को अच्छी एजुकेशन ना मिले, ये नहीं होना चाहिए। मेरा भी ऐसा ही मानना है। मैंने मैं आपको स्टार्टिंग में यही बात बोली थी कि एजुकेशन जो मिलनी चाहिए, सबको सेम मिलनी चाहिए, हर बंदे को मिलनी चाहिए। कि जो अच्छी एजुकेशन का जो बेनिफिशियरी है, मतलब जैसे अगर मेरे को अच्छा खाना मिला तो उसका बेनिफिशियरी कौन है? मैं ही हूँ। मेरे अलावा तो किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। बट अच्छी एजुकेशन का जो बेनिफिशियरी है वो सिर्फ मैं नहीं हूँ, वो पूरा समाज है। राइट। क्योंकि अगर अच्छे लोग समाज में क्रिएट होते हैं तो पूरे समाज को बेनिफिट है। तो इसका मतलब अच्छे लोगों को क्रिएट करने का बर्डन सिर्फ मेरा नहीं है, उस बंदे का जिसको वो मिल रही है, वो पूरे समाज का है। तो इस विचार से हम ये स्कॉलरशिप क्रिएट। आप तो खुद आईआईटी से पास आउट हो, आपने पहले टाइम में क्रैक कर लिया था क्या? हाँ, मैंने पहले टाइम में फर्स्ट टाइम में ही? इंटेलिजेंट होता था मैं। अब नहीं हूँ, पहले बहुत बट अब आप बोल रहे हो कि भैया आपकी यूनिवर्सिटी में लोग एडमिशन ले, तो क्या पता वो बच्चा आईआईटी में जाना चाहता हो, तो आईआईटी एक धोखा है या नहीं है? आईआईटी में सेलेक्ट हुए हुए बच्चे हमारे पास आते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि यहाँ का करिकुलम बड़ा इंडस्ट्री फोकस है। हम बहुत एक्टिवली इंडस्ट्री से पार्टनर करते हैं, हम उन्हीं को इंडस्ट्री को के लोगों को लेके आते हैं पढ़ाई करवाने के लिए। तो हमने कम से कम ऐसे अब 10 केस देख लिए जिसमें बच्चे का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया था, बट वो कोर्स ना चूज करके वो स्टूडेंट हमारे पास पढ़ रहे हैं।
तो आईआईटी धोखा क्या, आईआईटी एक शायद एक ब्लैक बॉक्स टाइप का है कि वहाँ पे अंदर क्या होता है हमें कुछ खास पता नहीं लगता। जेई जो है, जेई एग्ज़ाम एक बहुत एक बड़ा शानदार एग्ज़ाम है। लोग उसकी निंदा करते हैं कि कोचिंग सेंटर उसके कारण बन गए और इतने सारे लोग सिर्फ उस पे प्रेशर है, वो सब बात एकदम ठीक है, बहुत लोगों पे स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। बट जेई एग्ज़ाम में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो एक इनकरप्टिबल एग्ज़ाम है। उसमें कभी भी कोई भी लोचा नहीं होता उस एग्ज़ाम में। उस एग्ज़ाम का पैटर्न एक क्लियर है। उसको जो कंडक्ट करते हैं वो बहुत मेथोडिकली उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करते हैं। उसमें कहीं कोई फ्रॉड नहीं होता। उसमें जो बंदे ने जो परफ़ॉर्म किया, हमेशा जो होता है वो एक्यूरेसी से रिज़ल्ट आता है। तो ये अपने आप में एक मेरिटोरियस सिस्टम है। तो उससे जो एक रिज़ल्ट लिस्ट निकलती है, उससे एक जो बात मिलती है ये कि जो स्टूडेंट्स उसमें परफ़ॉर्म किए हैं, यानी वो साइंस और मैथ्स यानी एनालिटिकल एबिलिटीज़ उनकी अच्छी हैं और उन्होंने 2-3 साल अच्छी मेहनत करी है, तभी जा कर के वो उस रैंक लिस्ट में पहुँचे हैं। इतना इंडिकेशन हमें मिलता है। अब कंपनीज़ के लिए उतना इंडिकेशन बहुत है। जो कंपनीज़ रिक्रूट करने आती हैं, जो 50 लाख, 1 करोड़ का पैकेज आईआईटियंस को देते हैं, वो बेसिकली इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि उन्होंने 4 साल में क्या पढ़ाई करी। उन्होंने इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसके अंदर वो बेसिक एनालिटिकल एबिलिटीज़ हैं, जो उसने हाई स्कूल में प्रिपरेशन करते हुए प्रूव करी थी और हमारे को कंपनी में उसी की नीड है। तो अगर हमें लगता है कि आईटी की एजुकेशन के कारण बहुत सारा बदलाव हो रहा है या लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, तो वो एक धोखा है। ऐसा नहीं हो रहा। बट वहाँ का माहौल ऐसा है जो आपको हमेशा मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता रहता है, प्रेशराइज़ करता रहता है। राइट, मैंने एक आईआईटी वाले बंदे का इंटरव्यू किया था, उनके 2 साल सीनियर सुंदर पिचाई और 3 से 4 साल सीनियर शायद अरविंद केजरीवाल जी। वो बोले, मैंने कहा आप जानते थे? बोले पता ही नहीं होता था, हमारे पास प्रेशर ही इतना है कि कौन क्या बंदा, पर पता ही है कि उसकी गर्लफ्रेंड कौन-सी है। वो यही बात बोले कि हमको ये पता था कि वो बंदे की उसकी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड कौन है? हाँ, ये पता है, बट हमारे पे इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता था कि हमारे को मतलब जो जो सोचते समझने का वही नहीं बढ़ा पा रहे, क्या ये क्या करें, हम कैसे करेंगे आगे? तो आईआईटी इज़ अ मिथ। आईआईटी मिथ नहीं है। आईआईटी बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूशन है जो एक बड़ी प्रॉपर तरीके से चलता है। अब बेसिक चीज़ है ना कि हम आईआईटी में जब जाते हैं तो हम ये भरोसा कर सकते हैं कि यहाँ की क्लास टाइम पे लगेगी। यहाँ पे बाहर लोग प्रोटेस्ट में नहीं बैठ जाएँगे। यहाँ के प्रोफ़ेसर अगर अलॉटेड है, वो प्रोफ़ेसर टाइम पे आ करके आपको अच्छे से पढ़ाएँगे। आपका एग्ज़ामिनेशन एकदम फेयर तरीके से कंडक्ट होगा। आपको रिज़ल्ट एकदम टाइम पे मिलेंगे। एक वेल फंक्शनिंग सिस्टम की कुछ निशानियाँ होती हैं। तो ये सब होता है, तो इसलिए वो व्यक्ति जो वहाँ पे होता है उस माहौल में, वो बड़ा प्रोफ़ेशनली ग्रूम हो जाता है। बाकी हम जैसे अब डीयू इतना हमारा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, बट हमारे को कुछ टाइम पहले तक यही भरोसा नहीं हो पाता था कि क्लासेस लगेंगी नहीं लगेंगी, टाइम पे लगेंगी नहीं लगेंगी। अभी भी बच्चे मिलते हैं, हमारे यहाँ इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं। हम कहते हैं तुम कैसे आओगे, तुम्हारा तो अभी कॉलेज चल रहा है। अगर ये तो ऐसे ही होता है, वहाँ जाना थोड़ी होता है। तो जब वहाँ जाना नहीं होता तो क्लासेस पता नहीं होती होगी नहीं होती होंगी, अटेंडेंस पता नहीं होती होगी नहीं होती होगी, एग्जाम पता नहीं कैसे होते होंगे। मतलब बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तो सिर्फ ये बेसिक हाइजीन ही पूरी नहीं कर पा रहे कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपकी क्लासेस होंगी। आपको पढ़ाया जाना है उसका करिकुलम पहले से हमारा डिफाइंड होगा। वो जो टीचर्स हैं वो टाइम पे आएँगे। आपका एग्ज़ामिनेशन जो है वो फेयर तरीके से कंडक्ट होगा। इतना भी मेंटेन नहीं है। मैं आपको इसके बहुत रिवर्स एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में बताऊँ, यूएस का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं कुछ समय यूएस में पढ़ने गया। वहाँ पे प्रोफ़ेसर एग्ज़ाम दे कर के क्लास से बाहर चला गया। यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि एग्ज़ाम में टीचर ही चीटिंग ना करा दे। प्रोफ़ेसर एग्ज़ाम से बाहर चला गया। मैं आस-पास देख रहा हूँ, सब शांति से अपना एग्ज़ाम कर रहे हैं। ये एक वेल फंक्शनिंग सिस्टम की निशानी है कि मेरे को एक इन्विजिलेटर की ज़रूरत नहीं है कि मैं चीटिंग करूँगा नहीं करूँगा। मेरा अपना एक वैल्यू सिस्टम है कि जो हमें काम दिया गया है वो मैं पूरे ट्रस्ट के साथ उस काम को करूँगा। सभ्य समाज का सिस्टम है ये। जी, तो वो उस डायरेक्शन में धीरे-धीरे हमें अपने देश को लेके जाना है। अच्छा, एक बात बताओ, मतलब जैसे अपने इस कन्वर्सेशन को लेके तो ये लग रहा है कि मतलब अब जैसे जितने भी इंस्टीट्यूट है, कॉलेजेस है, वहाँ पे पढ़ाई भी नहीं करे आदमी। पढ़ाई ना करें तो बेटर है। मैं कह रहा हूँ 4 साल हम वेस्ट कर रहे हैं। बच्चे 4 साल डिग्री के चक्कर में वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जो वो सीख रहे हैं, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। शायद कई बार तो वो सीख भी नहीं रहे हैं, वो अपना टाइम पास ही कर रहे हैं। पेरेंट्स को लग रहा है कि बच्चा भी बहुत मेहनत कर रहा है। तो इस मामले में एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक हमारे लिए धोखा बन गया है क्योंकि हम 4 साल अपने लाइफ के कीमती 18 से 22 साल की आयु, जिसमें हम कितने प्रोडक्टिव हो सकते हैं, कितना कुछ सीख सकते हैं, कितने सारे लोगों से मिल सकते हैं, कितना एक्सपोज़र अपना गेन कर सकते हैं। और हम एक अपने आप को या अपने फैमिली को एक तरह से गुमराह कर रहे हैं कि अभी हम ये करेंगे, फिर हम 3-4 साल गवर्नमेंट जॉब की या यूपीएससी की या बैंकिंग की तैयारी करेंगे। लाइफ के 7-8 साल इतने बड़ी युवा पॉपुलेशन के तो पूरा टाइम वेस्ट हो गया इतना तो। एकदम अनप्रोडक्टिव, और उस समय हम रियल वर्ल्ड से एकदम कट गए। हाँ। टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ चेंज हो रही है, वर्क स्टाइल जितनी तेज़ चेंज हो रहा है,
ग्लोबलाइजेशन जैसे हो रही है, मतलब ग्लोबलाइजेशन की जियो पॉलिटिक्स इस तरह से हो रही है, अगर हम उस सब के बीच में नहीं रहेंगे तो हमें तो पता ही नहीं लगेगा कि हम कहाँ थे। 8 साल बाद हमें लगेगा दुनिया बदल गई, हम उसमें फंक्शन करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। और ऐसे एग्जाम्पल मैंने देख लिए, बड़े अच्छे अच्छे लोग अच्छे कॉलेज से पढ़ के 3-4 साल एक कमरे में बंद दिल्ली में पटेल नगर में जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो माइंडसेट बहुत फिक्स हो जाता है। हाँ तो सही बाहर की पूरी दुनिया से हम कट जाते हैं, उसके अंदर रीएडजस्ट होना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैं कभी किसी को एडवाइस नहीं करता कि इतने साल तैयारी करो, 1 साल करो, मैक्सिमम 2 साल, 2 अटेम्प्ट में नहीं हो रहा छोड़ करके वापस गो बैक टू नॉर्मल लाइफ। बात बताओ कि जो माँ बाप अपने बच्चों को प्रेशर दे रहे हैं आईआईटी में एडमिशन दिलाने का, पहले भी देते थे, आज भी दे रहे हैं सर, उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए मेहनत, मैं कभी भी किसी को ये नहीं बोलता कि मेहनत मत करो, मेहनत तो करनी है। पेरेंट्स के लिए, मैं भी एक पेरेंट हूँ, तो कभी वो हमारा ही काम हो जाता है कि ये चेक करना कि ये बच्चा उस चीज़ के लिए बना ही नहीं बना। अभी क्या हो रहा है, क्योंकि वो सिंगल सीक्वेंस जो मैंने आपको बताई, बहुत बढ़िया स्कूलिंग, बहुत बढ़िया कॉलेज, बहुत बढ़िया जॉब, ये लाइफ की सबकी एक डायरेक्शन बन गई है, तो सारे माँ बाप को लगता है कि सबको यही करना पड़ेगा। बट सब लोग उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते और बने भी नहीं होते, और वो कहीं और जाके सक्सेसफुल होंगे। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से तो मैं पेरेंट्स को ये दिखाना चाहूँगा कि आप अपने आसपास सक्सेसफुल लोगों को देखिए, टीवी वाले सक्सेसफुल लोगों को नहीं, अपने जहाँ आप रहते हो वहाँ के आसपास के सक्सेसफुल लोगों को देखिए। आपको आइडियाज़ नहीं मिलेंगे, आपको हर तरह के लोग मिलेंगे जो अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छा घर चला रहे हैं, अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। हमें वैसे लोगों की ज़रूरत है, वो रियली नेशन बिल्डिंग कर रहे हैं। ऐसा कोई भी करियर नहीं है, दुनिया भर में ऐसा कोई करियर नहीं है जिसमें सब लोग सक्सेसफुल होते हैं, और ऐसा भी कोई करियर नहीं जिसमें कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता। तो ये एक मिथ है कि अगर हम बीटेक की तैयारी करके आईआईटी में पहुंच जाएंगे तो ही हम सक्सेसफुल हो पाएंगे, बड़े सारे लोग उसके बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। सर ने बोला ना रील वाले लोगों को मत देखना, मेरा देख लेना बैकग्राउंड एक बार प्लीज, चेक कर लेना कि बस मैं कहाँ से उठ के आया हूँ, मैंने क्या किया है। आप अपने आप में एक बहुत बड़े एग्जाम्पल हो, रोल मॉडल हो। मतलब भीलवाड़ा में और राजस्थान के नॉर्मल एजुकेशन से गुजरते हुए अगर आप आज 300 लोगों की कंपनी चला रहे हो और 2 सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल चला रहे हो, तो ये अपने आप में एक मिथ ब्रेक करने के लिए तो पेरेंट्स को तो आपका प्रोफाइल देखना चाहिए। मैंने मैंने बोला मेहनत, मैं सबसे एक ही चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि काम करते रहो, निरंतर काम करते रहो, सोचो ही मत कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पहले काम तो लो, करो तो सही, अपने आप चीज़ें आगे से आगे से आगे से बनती जाती है। अब पहले ही सोच लो 1000 करोड़ हर, मैं बात करता हूँ सर, मैं कोई विडंबना है बहुत बड़ी इंडिया की अपने, और मैं माफ़ी चाहता हूँ दूसरे जो फाउंडर्स हैं जो ये सोचते हैं कि 1000 करोड़ की कंपनी बना लेंगे, 10,000 करोड़ की कंपनी बनाएंगे, सामने आप मेरे साथ बैठते हो, बट आप सच्ची में रियलिटी पे देखो कि सच्ची में क्या 1000 करोड़ की कंपनी बन सकती है, सच्ची में 10,000 करोड़ की कंपनी बन सकती है। आप पहले उस पर सोचो, फिर उसके बाद में अपने मुंह से बोलो कि यार इतनी बड़ी कंपनी बना पाएंगे। क्योंकि सर हो क्या रहा है कि हर बंदा बस यही आता है, अभिषेक जी 1000 करोड़ की कंपनी बना देंगे 1 साल में। मैंने कहा धन्य हो, मेरे को भी दे देना 100 करोड़। अच्छा सर, एक सवाल और है मेरा आपसे कि मिडिल क्लास के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि इकोनॉमी स्ट्रांग हो सके? इकोनॉमी स्ट्रांग क्रिएट करना ये मिडिल क्लास का काम है। अ, उसके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ाना मतलब जो एक पॉलिसी इकोसिस्टम जैसा होना चाहिए, वो हमने कुछ मुद्दों की बात करी कि गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव, सोशल साइकी ये कैसे चेंज होना चाहिए ताकि हम और ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन पे, नेशन बिल्डिंग पर ध्यान दे पाएँ। अ, एक माइंडसेट जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है ये कि सबको जॉब्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने के लिए इतने साल नहीं लगाने चाहिए। दूसरा माइंडसेट ये कि जो ग्लैमरस दिख रहा है सिर्फ वही अच्छा बिजनेस है, बाकी अच्छा बिजनेस नहीं है। मतलब फैक्ट्री चलाना एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है, हमें इस बात को समझना चाहिए। जो लोग फैक्ट्री चला रहे हैं, जिनकी फैमिली की मैं मान रहा हूँ कि कम से कम 10-15 करोड़ की एनुअल प्रॉफिट्स होंगे, उस साइज़ की फैक्ट्री चला रहे हैं। मतलब ऐसे बहुत बड़ी फैक्ट्री भी नहीं है, बट छोटी भी नहीं है, मतलब डिसेंट है। उन लोगों को लग रहा है कि मैं इसकी बजाय साल की 1 करोड़ की नौकरी कर लूँ, क्योंकि उसको उसमें ग्लैमर नहीं दिख रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। उसको लग रहा है कि ये काम तो लालों का काम है। वो तो उसी से तो नेशन बनता है। अभी चाइना में अगर सब लोग को ये लगने लग जाए कि ये लालों का काम है, तो चाइना में कहाँ ईवीज़ और सेमीकंडक्टर्स बनेंगे। एब्सोल्युटली, मतलब कोई मतलब ना, आजकल तो मैं भी ये भी देख रहा हूँ कि अगर पिताजी ने बिजनेस बनाया, अच्छी खासा काम कर रहे हैं, तो उसको भी परस्यू नहीं करना चाह रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं, मैंने बोला कि अच्छा क्यों नहीं करना है, क्या दिक्कत है? बोला नहीं सर वो बहुत बोरिंग काम है, मेरे को थोड़ा ऐसा चाहिए फन वाला काम, आपकी कंपनी थोड़ा ठीक करती है। अरे मैंने कहा भाई ये अलग दुनिया है यार, तुम वेल सेटल्ड हो, अच्छा बना सकते हो उस बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हो, तुम खुद जॉब क्रिएट कर सकते हो। नहीं सर, तो जॉब तो करना पड़ेगा। मतलब ये माइंडसेट है आज की तारीख में। अच्छा साहिल जी, एक बात बताओ, 2047 जी, का सपना अपनी गवर्नमेंट देख रही है। हाँ जी। नहीं, सभी देख रहे हैं, सिर्फ गवर्नमेंट का देख रही है। 2047 पता नहीं है कि सांस रहेगी नहीं रहेगी उस टाइम तक, बट 2047 आज ही हमारी कंट्री
मेरा ऐसा मानना है कि अगले 2 साल में हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जिसकी कमी हो कि जिसकी वजह से हम डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकते हैं। अगर चाहे तो 2 साल में बन सकते हैं। वाई 47? आप बताओ कि डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए सबसे बड़ा स्टेप क्या लेना चाहिए? अगर मैं ऐसा बोल दूं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा लिखना चाहिए, हो सकता है तो पॉसिबिलिटी। मेरे को पता नहीं है लीगल है कि नहीं है ऐसा बोलना, बट हमें उस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भारत ने अब अपना करंट सिस्टम बनाया था, गवर्नेंस का सिस्टम, लीगल सिस्टम, सारा सिस्टम 1947 से 50 के बीच में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक काफ़ी एक्टिव डिबेट्स के बाद एक निर्माण हुआ, उससे हमारा पूरा एक सिस्टम बना है। उस समय का भारत और आज का भारत बहुत अलग है। बिल्कुल अलग है। अब अगर हमें आगे का भारत बनाना है तो हमारे माइंड में एक रीसेट करना पड़ेगा कि अब हम वो लोग नहीं हैं जो 1000 साल की गुलामी से बाहर आकर के कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। अब हम वो लोग हैं जो एक समृद्ध देश के नागरिक हैं। अब हमें एक विकसित देश की ओर कदम लेना है। उसके लिए किस तरह का सिस्टम, किस तरह के लोग, किस तरह के रेगुलेशंस, किस तरह के इंस्टीट्यूशंस, किस तरह की इकोनॉमी, किस तरह की टेक्नोलॉजी, उस माइंडसेट से हमें फ्रेश थिंकिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है घूम फिर करके हम वही आए कि इस तरह से हमारी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इस तरह के लॉज होने चाहिए, बट काफ़ी उसमें फ्रेश थिंकिंग निकलेगी। इस फ्रेश थिंकिंग से हमें दूर नहीं जाना चाहिए ये सोच के कि अरे हमारे को एक ये विरासत में मिला है, इसको हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उस थिंकिंग से बाहर आना पड़ेगा कि हमें नए भारत के लिए एक नया विचार अपने माइंड में रखना पड़ेगा। अगर आ गए तो शायद जल्दी बन सकते हैं, नहीं आए तो 2047 तो है ही, तब का तब देखा जाएगा। मेरे को कोई उसमें जल्दी नहीं है। इस तरह की बातों में टाइम लगता है। एक हम 140 करोड़ लोगों के देश की बात कर रहे हैं। हाँ, उसके लिए सिर्फ एजुकेशन में चेंज करने में मतलब अभी मैं कॉलेज से ग्रेजुएट होने से के बाद अब तक 10 वर्ष ऑलरेडी हो चुके। तो सिर्फ इतना सा टाइनी सा चेंज करने के लिए, मतलब भारत के स्केल पे हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल इतना सा है, उतना सा चेंज करने के लिए 10 वर्ष लगे। तो अगर पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं तो 2047 भी हो सकता है जल्दी हो थोड़ा। हाँ, नोटबंदी एक दिन में कराई जा सकती है तो देश के हालात भी एक दिन में बदले जा सकते हैं सर। जी। अच्छा, एक बहुत आज के टॉपिक का बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, पूरे एजुकेशन सिस्टम का जो बात कर रहे हैं, करप्शन, ब्यूरोक्रेसी का इश्यू हम कैसे टैकल कर सकते हैं और कोई सॉलिड आपके पास अगर सॉल्यूशन है तो प्लीज़ शेयर सर। भारत शायद इकलौता, एक बड़ा देश तो इकलौता ही होगा, शायद सारा मिलाकर के भी इकलौता ही होगा जहाँ पे एक परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है। मतलब उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हम एक बार सेलेक्ट हो गए तो हम सिस्टम का पार्ट है। हम लॉज बनाते हैं, वो लॉज इस तरह के बनाते हैं जो थोड़े वाइट एंड ब्लैक के बीच में होते हैं, ग्रे, ताकि दूसरे को पूरे समझ में ना आए। और जब उनको समझ में नहीं आते तो उसके कारण उनको और हमारे को मिलने की नीड पड़ती है और उसके कारण करप्शन होती है। तो अगर हमें रियली गवर्नमेंट को रिफॉर्म करना है, तो मैंने आपको पहले बोला था कि मैं उस विचार से आता हूँ जिसमें गवर्नमेंट हैज़ टू बी मिनिमम। तो जब मिनिमम गवर्नमेंट होती है तो उसका एक नेचुरल नेक्स्ट स्टेप ये है कि ब्यूरोक्रेसी हैज़ टू बी इम्परमानेंट। मतलब ये लाइफ लॉन्ग जॉब्स नहीं हो सकती। कुछ होंगे, मे बी 5-10% ऐसे पोस्ट होंगे, कुछ आर्मी की कुछ ऐसी पोस्ट होंगी, कुछ डिफेंस की पोस्ट होंगी, कुछ फॉरेन पॉलिसी की ऐसी पोस्ट होंगी जिसमें हमें परमानेंट लोग चाहिए, ताकि गवर्नमेंट चेंज हो तो भी हमें उसमें कंटिन्यूटी चाहिए। बट बड़ी सारी ऐसी जॉब्स हैं या ऐसी पोस्ट्स हैं गवर्नमेंट में जिसमें परमानेंसी की कोई नीड नहीं है। दूसरी, अकाउंटेबिलिटी अभी क्लियर नहीं है। अब हम एक शहर में रहते हैं, उस शहर में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसका एक एमपी होता है, उसमें एक छोटी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जिसका एक एमएलए होता है, उस पूरे उसमें एक डिस्ट्रिक्ट होता है जो कभी कभार कॉन्स्टिट्यूंसी से 100% ओवरलैप होता है, कभी कभी नहीं होता है। उसका एक डीएम होता है या डीसी होता है। फिर उसके बाद बहुत बार वो एक नगर निगम होता है, कमीशन होता है, उसका अपना एक आईएएस ऑफिसर होता है। जब इतने सारे लोग एक एरिया को चला रहे होते हैं और ये पता नहीं होता नागरिकों की किसका क्या काम है, कभी कभी उनको भी नहीं पता होता कि उनमें से किसका क्या काम है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम बहुत क्लियर प्रोग्रेस पाथ पे नहीं बढ़ सकते। तो जब ब्यूरोक्रेसी इम्परमानेंट होएगी, जैसे एक बेसिक रिफॉर्म, हमारी पावर्स जो है सिटी को मैनेज करने की, वो ब्यूरोक्रेसी से हट करके मेयर के पास आनी चाहिए। जब वो पावर मेयर के पास आती है, मेयर सिटीजन को अकाउंटेबल है। अगर उसने अच्छा काम नहीं करा तो अगली बार बाहर है। अभी मेयर के पास कोई पावर नहीं है, अभी बस उसके पास एक पोजीशन है, एक सोशल रिकग्निशन है। बिना पावर के मेयर करेगा क्या? राइट बात। तो हमने अपने 73rd और 74th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में किया, उसमें हमने बात तो कर ली कि हम लोकल बॉडीज़ शहरों में और गाँव में बनाएंगे, बट हमने अभी उनको एम्पावर नहीं किया। तो अगर रियली हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है ग्राउंड लेवल पे, तो हमें लोकल गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रांगली एम्पावर करना पड़ेगा। सेंटर और स्टेट से पावर शिफ्ट करके लोकल पे डालनी पड़ेगी और ब्यूरोक्रेसी को इम्परमानेंट करना पड़ेगा। सेल्फ गवर्नेंस की बात कर रहे हो आप? लोकल सेल्फ गवर्नेंस। लोकल सेल्फ गवर्नेंस की, या आज से 10-12 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी भी करते थे।
पर वो उसको लेके नहीं आ पाया। अगर शायद लेके आ पाते तो चीज़ें अलग होती, अकाउंटेबिलिटी अगर आती तो शायद चीज़ें अलग होती। आज मैं भी एक बात करता हूँ कि बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में बहुत ख़राब है आज। एक बात मैं ये करता हूँ सर कि आज एक कोई नया बिजनेसमैन आया है, एंटरप्रेन्योर बनता है, वो 2-3 साल बिजनेस करता है, एक सीए को अपॉइंट करता है, 2-3 लाख रुपए उसको देता है कि भैया कि मेरा सब फाइलिंग सही से करना। 2-3 साल निकलते हैं, पता चलता है कि वो सीए ने छोड़ दिया। अब होता है कि आपकी फाइलिंग गलत, फिर आपके पास नोटिसेस आते हैं कि भैया कि आपने ये फाइल गलत किया था, आपको ये इंटरेस्ट पे करना है, आपको फलाना करना है। अरे यार, आपको तो नहीं पता ना, आप हर चीज़ की तो अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकते हो। हर बात के लिए नरेंद्र मोदी जी को तो नहीं बोल सकते हो, अरे नरेंद्र मोदी जी आपने किया था। वो नीचे तो बंदे हैं, उन्हीं की अकाउंटेबिलिटी होती है। तो हम तो पैसा भी पे कर रहे हैं, पैसा पे करने के बाद में वापस आपको इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, और जबकि वो ब्यूरोक्रेट को पता है कि गलती नहीं है, फिर भी आपसे पैसा लिया जाता है। अगर सीए अकाउंटेबिलिटी एक्ट इंडिया में आता है तो देखो उस हालात कितने सुधरेंगे। 13 करोड़ व्यापारी है इंडिया के अंदर, वो 13 करोड़ पे निगरानी नहीं रखनी आपको। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो भ्रष्ट हैं, जो भ्रष्ट सीए हैं, जो भ्रष्ट ऑफिसर्स हैं, वो अपना भ्रष्टाचार करें, क्योंकि करेंगे ही सही, रोक तो सकते नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं जो ईमानदार व्यक्ति है, जो बोल रहा है मैं 100% देने के लिए तैयार हूँ। आप गवर्नमेंट बोलती है आप 100 रुपये कमाओ, 60 रुपये दे दो, हाँ ठीक है ले लो, कोई बात नहीं ले लो, क्योंकि रहना तो इंडिया में है, ले लो, हम देने के लिए तैयार है। बट उसके बावजूद भी 60 पे ही बोला जाए कि नहीं आप 75 हो गए अभी आपके, क्योंकि आपने फलाना ये मिस्टेक किया था। अमेरिका में 40%, 50% टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, भारी, मतलब वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल इकोनॉमीज है वो, हाई टैक्स है। हमें लगता है कि सिर्फ टैक्स कम करने से इकोनॉमी बढ़ती है या बिजनेस बढ़ता है, बट फिर भी ट्रम्प कह रहा है कि मैं एक नया पासपोर्ट दे रहा हूँ, गोल्डन कार्ड, ये क्या नाम है उसका, 44 करोड़ रुपीज़ का। 44 करोड़ रुपीस का। लोग लाइन में लगे हैं खरीदने के लिए, जबकि उनको पता है कि वहाँ जाकर 40% टैक्स हो जाएगा उसकी वेल्थ पे, फिर भी लोग जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको भरोसा है एक सिस्टम चलेगा। अगर सिस्टम ने कह दिया कि आपका लॉ ये है तो यही है, तो ये नहीं है कि कोई और आकर के कुछ उस लॉ का बदल देगा। तो हमारे यहाँ पे लॉ एक तो वेग हो गया और बहुत सारा हो गया, उतने बड़े क्वांटम ऑफ लॉज में कंफ्यूजन होना बड़ा एक स्वाभाविक है। हमें लॉज के क्वांटम को कम करना पड़ेगा, इतने इतने लॉज नहीं चल सकते। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, एक लास्ट बात अपन करते हैं इस पॉडकास्ट की, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई है। तो यंग जनरेशन को आपने क्या मैसेज देना चाहोगे, जो जो एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाना चाह रहे हैं, आपकी तरह एक नया विचारधारा के साथ आना चाहते हैं, और वो ये एजुकेशन सिस्टम सेटअप करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? मैंने आपको पहले बताया कि हम अकेले से हमारा कुछ नहीं होगा। इस तरह की 100 यूनिवर्सिटीज़ अगर भारत में हो तो मुझे लग रहा है कि एक रियल चेंज हमें देखने को मिलेगा। और फॉर्चुनेटली अब ऐसा हो गया है कि यंग लोग इस तरह के टॉपिक्स पे सोच रहे हैं कुछ बनाने का। पहले सबको था कि हमें ब्यूरोक्रेट बनना है, एक बड़ा माइंडसेट था, लगभग 30-40 साल पहले यही माइंडसेट था, ब्यूरोक्रेसी। फिर एक माइंडसेट था एक एमएनसी, फिर माइंडसेट था कंसल्टिंग एंड फाइनेंस, अब माइंडसेट है स्टार्टअप। बड़ी जब ये माइंडसेट में आ जाएगा, एटलीस्ट कुछ लोग होंगे कि हम इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, ये बनाने चाहिए, समाज सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इस तरह के अच्छे प्रोजेक्ट्स ये हमने ऑब्जर्व कर लिया। जब हम शुरू हुए थे तब हमें कुछ नहीं पता था कि हमारा आगे क्या होगा, बस एक आइडिया से शुरू हुए थे कि कुछ बनाना है, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए। तो मेरे को लग रहा है कि 100 इंस्टीट्यूशंस इस तरह के देश में चाहिए। हर इंस्टीट्यूशन में लगभग 10 ऐसे लोग चाहिए जो पागल हों कि बस हमें अच्छा एजुकेशन बनाते जाना है। तो ये 1000 लोगों के 100 इंस्टीट्यूशंस इनटू 10 पीपल पर इंस्टीट्यूशन, ऐसा समूह अगर हमें मिल जाए। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि गिव मी 100 मैन एंड आई विल चेंज इंडिया। मेरे को लग रहा है अभी अगर ऐसे 1000 लोग मिल जाएं जो बस पागल हो जाएं कि हमें एजुकेशन सिस्टम को बदलना है, तो इतना सफिशिएंट है। तो अगर यूथ इस एपिसोड को देख रहे हैं, किसी का भी ऐसा मन करता है कि उसको एजुकेशन सिस्टम को सॉल्व करना है, मैं कहूँगा ज़रूर करो। इससे बढ़िया काम, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आज के समय पे और अगले 10 साल आने वाले इंडिया में कोई नहीं है। तो 1000 लोग ऐसे मिलने चाहिए आपके पॉडकास्ट से, तब जाकर मैं मानूंगा कि हमारी जो है कॉन्वर्जेशन सक्सेसफुल हो गई। तो देख लो यार दोस्तों, अगर इस पॉडकास्ट को सक्सेसफुल बनाना है, वास्तव में देश में चेंज लाना चाहते हो, और वास्तव में दिल में जुनून है, जज्बा है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, एजुकेशन सिस्टम को बदलने का, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं आप में भी पेन है और आप वो भी करना चाहते हो, तो प्लीज़ सपोर्ट करना, इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाना। अब उससे होगा क्या, आपके सिर्फ एक शेयर से ये बात उस बंदे तक पहुंच जाएगी जो वास्तव में एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाना चाहता है, चेंज लाना चाहता है। और अगर वो बंदा हमारे साथ जुड़ गया तो शायद देश चेंज हो सकता है, नहीं तो वेट करते रहना 2047 तक का। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अभिषेक जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। अरे ये दिल से दिल की बात थी, हमने सारे इश्यूज़ को बड़ा खुल के बात करी, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया सर, माहौल बना दिया हमने भी आज।